एक छोटा लड़का एक डंडा पकड़े हुए शुरुआत करता है, चिल्लाते हुए कि वो एक विज़र्ड है। वो फिर एक दोस्त के साथ खेलता है और लड़की उसके हराने के लिए एक मैजिकल बीस्ट होने का नाटक करती है। अपनी बनाई हुई स्टाफ चलाते हुए छोटा लड़का अपने बड़े हमले की तैयारी करता है। बिना सोचे लड़का अपने दोस्त के सिर पर डंडे से मार देता है। वो फिर सच में चोट लगने की शिकायत करती है, पर लड़का कहता है कि विज़र्ड्स को बीस्ट को ही मारना होता है। उस पर लड़की कहती है कि वो भी विज़र्ड बनना चाहती है, पर वो मना कर देता है जबकि एक बूढ़ा आदमी उन्हें देख रहा होता है। जल्द ही लैबस नाम का बूढ़ा आदमी कमेंट करता है कि बच्चे उस सुबह कितने एनर्जी से भरे हैं। ये सुनकर वो दोनों उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो विज़र्ड कैसे बन सकते हैं, लेकिन एल्डर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। वो बताता है कि मेजर्स इंसानियत के शिखर हैं और विरासतन मिली शक्तियों से सोसाइटी पर राज करते हैं। इस तरह बूढ़ा आदमी कहता है कि दुर्भाग्य से वो मेजर्स नहीं बन सकते और एक यंग मैन उसके ऐसा कहने पर सवाल करता है। यंग मैन फिर पूछता है कि क्या एक रूमर जो उसने सुना था सच है, और एल्डर इसकी तरफ हैरानी से देखता है। उस पल आदमी पूछता है कि क्या ये सच है कि उस रीजन में एक मैजिकल बीस्ट दिखा है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बूढ़ा लैबस उस रूमर को कंफर्म करता है, जिससे दूसरे गांव वाले डर जाते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि शैडोज से ढका एक जायंट लेपर्ड गांव के एंट्रेंस पर मिला था, पर एक औरत अपनी बेटी को शांत करती है, कहते हुए कि गांव का चीफ सिटी गया है एक मेज को लाने। इससे दूसरे गांव वाले रिलीव्ड हो जाते हैं, ये मानते हुए कि बीस्ट पर काबू पा लिया जाएगा। माँ फिर अपनी बेटी को अभी जंगल में ना जाने की चेतावनी देती है, उसकी सुरक्षा इंश्योर करने के लिए। एल्डर सबको चेतावनी भी देता है क्योंकि एक मेज के बिना बीस्ट को हैंडल करना लगभग इम्पॉसिबल है। उस पर वही पहले वाला यंग मैन पूछता है कि क्या गाँव में सबको ये न्यूज़ पता है, और बूढ़ा आदमी कन्फर्म करता है। फिर यंग मैन उस लड़के के बारे में पूछता है, पर बूढ़े आदमी को नहीं लगता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। यंग मैन फिर कहता है कि वो उस लड़के की बात कर रहा है जो उसके साथ था। सीन कट होकर तुरान नाम के एक चरवाहे पर आता है जो घास में लेटा हुआ है। वो अपनी भेड़ों के साथ आराम करते हुए एक बोर्ड एक्सप्रेशन में है। वहीं लेटे हुए यंग मैन शिकायत करता है कि उसकी जिंदगी बहुत डल और अनइंटरेस्टिंग है। यंग मैन हर दिन वही लैंडस्केप देखकर और बिना कुछ नया हुए बार बार वही रूटीन जीकर थक गया है। चरवाहा सोचता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो बोलना भी भूल जाएगा। अचानक एक आवाज़ उसे पैथेटिक किड कहती है, उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए। वो बूढ़ा लाबस था जो शिकायत कर रहा था कि चरवाहा पहले से ही सुस्ती कर रहा है, पर यंग मैन बस शिकायत करता है कि बूढ़े आदमी की शैडो उसके आराम को डिस्टर्ब कर रही है। बूढ़ा आदमी उसे रूट कहता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी पास्ट की रंजिश रखता है। यंग मैन फिर याद करता है कि एल्डर ने उसकी माँ के गुजर जाने पर उसकी रेवर लेने की कोशिश की थी। उस वजह से वो इतना जनरस नहीं है कि अपनी विरासत गांव के साथ शेयर करे। तुरंत बूढ़े आदमी को पॉइंट पर आने को कहता है और आदमी लड़के की बोल्डनेस से अनॉयड हो जाता है, पर चरवाहा बस उसकी तरफ सीरियस और डिफाइंड एक्सप्रेशन के साथ घूरता है। उस पर एल्डर रिवील करता है कि एक मैजिकल बीस्ट दिखा है और यंग मैन हैरानी से खड़ा हो जाता है। एल्डर बताता है कि वो घर के साइज का एक लेपर्ड है और वो उसे तुरंत वॉर्न करने आया है। लैबिस शॉक्ड है क्योंकि चरवाहा न्यूज़ से जरा भी डरा हुआ नहीं लगता। वो यंग मैन की करेज नहीं समझ पाता, पर फिर भी उसे केयरफुल रहने की चेतावनी देता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो वहां इसलिए गया था क्योंकि वो वरीड था, पर चरवाहा उसे डिसऑनेस्ट कहता है। चरवाहा उस पर इल्जाम लगाता है कि वो सिर्फ भेड़ों के बारे में वरीड है, ना कि उसके, जिससे बूढ़ा आदमी फ्यूरियस हो जाता है। फिर यंग मैन बूढ़े आदमी को कहता है कि अगर उसकी बात हो गई हो तो वो चला जाए। वो उसे इंसल्ट भी करता है, कहते हुए कि उसकी सांस इतनी बदबूदार है कि उसकी नाक सड़ जाएगी। गुस्से में बूढ़ा आदमी चला जाता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट अपनी एक भेड़ को पेट्स करता है। अकेला यंग चरवाहा उस मैजिकल बीस्ट के बारे में सोचना शुरू करता है जो दिखा है। ये बताया जाता है कि मैजिकल बीस्ट्स मेजर्स के एनिमल वर्जन जैसे होते हैं क्योंकि वो भी माना यूज करते हैं। वो गांव में एक मेज के आने के आइडिया पर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो फाइनली एक को इन पर्सन देखेगा, पर वो सोचता है कि मेज कोई बिग डील नहीं होगा क्योंकि उसे एक रूरल विलेज के चीफ ने बुलाया है। फिर भी वो एक को देखने के लिए क्यूरियस है और सोचता है कि मेज कितना स्ट्रांग होगा। अचानक चरवाहे को हवा में कुछ अजीब स्मेल आने लगती है जो उसका अटेंशन पकड़ती है। हैरान होकर यंग मैन जल्दी से रियलाइज करता है कि वो स्मेल क्या है। आसमान की तरफ देखते हुए वो कंक्लूड करता है कि वो सेंट उसके ब्लड में घुल रही है। शाम को यंग मैन उस सेंट को जंगल में फॉलो करने का फैसला करता है, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। वो मिट्टी के रास्ते पर ध्यान से चलता है, ट्रेल फॉलो करते हुए। चरवाहे को पूरा यकीन है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ही वो जंगल से गुजरता है, स्मेल और स्ट्रॉन्गर होती जाती है जैसे जैसे वो लोकेशन के करीब आता है। उस पल यंग मैन चलना बंद कर देता है क्योंकि उसे आगे कुछ शॉकिंग दिखता है। उसे लाबिस और दूसरे गांव वाले मिलते हैं जिन पर विशियसली अटैक किया गया था। यंग मैन अफसोस करता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्मेल का सोर्स खुद लाबिस होगा। सीन को एनालाइज करते हुए चरवाहा रियलाइज करता है कि एक कॉमन वाइल्ड एनिमल इतना डैमेज नहीं कर सकता था। वो कंक्लूड करता है कि ये सिर्फ एक मैजिकल बीस्ट का काम हो सकता है, ना कि किसी भी एनिमल का। अचानक चरवाहे को एक अजीब नॉइस सुनाई देती है और वो हाई अलर्ट पर आ जाता है।
फिर शार्प क्लॉज वाला एक जायंट पॉ धीरे से शैडो से बाहर निकलता है। वो एक बहुत फ्राइटनिंग अपीयरेंस वाला एक बड़ा डार्क क्रीचर था। मैजिकल बीस्ट फिर यंग चरवाहे के सामने पूरी तरह से रिवील हो जाता है। इस पल सीन पहले वाले छोटे लड़के पर कट होता है जो इन बीस्ट्स की स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है। उसके पिता बताते हैं कि ऑर्डिनरी अडल्ट्स में से कोई भी उनमें से एक के सामने टिक नहीं पाएगा। जो उसने सुना उससे वरीड होकर लड़का पूछता है कि उनके गांव का क्या होगा, पर उसके पिता उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि गांव का चीफ सिचुएशन हैंडल करने के लिए एक मेग को लेने गया है। ये सुनकर लड़का डर से पूछता है कि क्या मेग मॉन्स्टर को हरा पाएगा। आदमी इस बात की पुष्टि करता है कि मेग्स इनक्रेडिबल लोग हैं जो मैजिक की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। वो आगे कहता है कि वे एक सिंगल शब्द से एक मैजिकल बीस्ट को हरा सकते हैं। वापस वर्तमान में चरवाहा बिना किसी डर के निशान के क्रीचर का सामना करता है। फिर वो बस फॉल शब्द बोलता है और बीस्ट किसी अदृश्य चीज से टकरा जाता है। मॉन्स्टर कंफ्यूज लगता है और समझ नहीं पाता कि उसके शरीर के साथ अभी क्या हुआ है, लेकिन नौजवान का शरीर शक्ति के एक इंटेंस रेड ऑरा के साथ चमकने लगता है। वो अपना सिर खुजाता है और रियलाइज करता है कि उसका पहला प्लान ठीक से काम नहीं किया। ये देखकर कि कुछ नहीं हुआ, बीस्ट दहाड़ता है और गुस्से से चरवाहे की तरफ चार्ज करता है। अनफेस्ड होकर प्रोटैगनिस्ट बस विशाल क्रीचर को रोकने के लिए चिल्लाता है और पलक झपकते ही मॉन्स्टर का शरीर एक मिस्टीरियस पावर से पूरी तरह कट जाता है। नौजवान रियलाइज करता है कि वो अटैक को रोक नहीं सकता, चाहे वो चाहे भी, और इससे सरप्राइज्ड होता है। क्रीचर चमकने लगता है और उसके सामने रीजनरेट होने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक गुस्से वाली दहाड़ के साथ मॉन्स्टर दिखाता है कि वो हारने से बहुत दूर है। वक्त बर्बाद किए बिना बीस्ट चार्ज करता है और चरवाहे को टक्कर से बचने के लिए पीछे हटना पड़ता है। ये देखकर कि उसका पहला प्लान फेल हो गया, वो लड़ाई के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का डिसाइड करता है। फिर नौजवान जमीन से एक छोटा पत्थर उठाता है और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ता है। वो कहता है कि एक चरवाहे को एक चरवाहे की तरह एक्ट करना चाहिए और अपनी स्लिंगशॉट को लड़ाई के लिए रेडी करता है। उस पल विशाल मॉन्स्टर उसकी तरफ एक और अटैक के लिए दौड़ता है। नौजवान फिर पत्थर पर अपनी मैजिक यूज करता है, उसे स्ट्रांग होने का ऑर्डर देता है। अपने इंचांटेड प्रोजेक्टाइल के साथ वो स्लिंगशॉट को घुमाता है और फायर करने की तैयारी करता है। उसकी आंखें गोल्डन लाइट से चमकती हैं जब वो टारगेट पर पूरी तरह फोकस करता है। चरवाहा पत्थर को फास्टर होने का भी ऑर्डर देता है और स्लिंगशॉट को और ज्यादा फोर्स से घुमाता है। वो अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमाता है और अपने पूरे शरीर का यूज थ्रो को पावर देने के लिए करता है। आखिर में नौजवान पत्थर को अपने दुश्मन को पियर्स करने का फाइनल कमांड देता है। छोटा पत्थर एक इनक्रेडिबल स्पीड से शूट होता है, एक ब्लू एनर्जी से चमकते हुए। मैजिकल प्रोजेक्टाइल मॉन्स्टर के सिर की तरफ एक सीधी लाइन में उड़ता है। डॉज करने का कोई चांस ना मिलते हुए क्रीचर प्रिसाइज अटैक से सीधे हिट होता है। इम्पैक्ट पर एक बड़ा रेड मिस्ट जंगल की हवा में फैल जाता है। पत्थर बिना किसी डिफिकल्टी के बीस्ट के सिर से निकल जाता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। अपना सिर पियर्स होने के साथ विशाल क्रीचर आखिरकार जमीन पर गिर जाता है, हार कर। सीन थोड़ा रिवाइंड होता है, बीस्ट को फाइनल अटैक के लिए चरवाहे की तरफ गिरते हुए दिखाते हुए, लेकिन एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ नौजवान ने पहले ही काउंटर अटैक के लिए अपना एम सेट कर लिया था और इस तरह छोटा पत्थर जमीन पर पड़े विशाल क्रीचर की तरफ उड़ता है। टारगेट उसका सिर था और प्रोजेक्टाइल उसे ठीक बीच में हिट करता है, जिससे मेजर डैमेज होता है। मॉन्स्टर को हिट करते हुए ऑब्जेक्ट आसानी से निकल जाता है और अपनी ट्रैजेक्टरी पर आगे बढ़ता है। प्रोटैगनिस्ट मोशनलेस खड़ा रहता है जब बीस्ट का बेजान शरीर उसके पीछे गिरता है। वो फिर कमेंट करता है कि ये पहली बार था जब उसने एक मैजिकल बीस्ट पर इस पावर का यूज किया था। नौजवान सोचता है कि शरीर का क्या करे और उसे एक क्लिफ से नीचे फेंकने के बारे में सोचता है। गुस्से से वो कंप्लेन करता है कि आखिर में उसने बस गांव वालों का भला किया। फिर उसकी आंख का एक क्लोजअप सच्चाई रिवील करता है कि वो असल में एक मेज है। एक मेमोरी शुरू होती है और नौजवान एक्सप्लेन करता है कि उसने अपनी एबिलिटी 8 साल पहले डिस्कवर की थी जब वो 10 साल का था। वो अपनी पावर्स का यूज ऑब्जेक्ट्स को घर के आसपास फ्लोट कराने के लिए करता था। एक्साइटेड होकर लड़का अपनी माँ को बुलाता था उसे दिखाने के लिए कि लकड़ी उड़ रही है, लेकिन उसकी माँ एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आती थी, सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं। वो उसे ये भी बताता था कि वो फायर और विंड क्रिएट कर सकता है और उसे वो दिन क्लियरली याद है। उसकी माँ फिर उसे गुस्से से रुकने के लिए चिल्लाती थी और ये अकेला टाइम था जब वो कभी गुस्सा हुई थी। कंफ्यूज्ड होकर यंग तुरान उसकी रिएक्शन नहीं समझा जब उसने लकड़ी उठाई। औरत उसके सामने घुटने टेक कर बैठी और कहा कि उन्हें थोड़ी देर बात करनी है। उसने फिर पूछा कि क्या वो उसके साथ लंबे समय तक रहना चाहता है और उसने कंफर्म किया, और इस तरह उसकी माँ ने उससे प्रॉमिस लिया कि वो फिर कभी उस पावर का यूज नहीं करेगा। औरत उसे दूसरे लोगों के सामने अपनी पावर यूज करने से भी मना करती है। ना समझते हुए लड़का पूछता है क्यों, और वो उसे नोबल्स और नाइट्स की स्टोरी याद दिलाती है। एक सीरियस लुक के साथ नौजवान कहता है कि उसे वो अच्छे से याद है जो उसने बताया था। वो एक्सप्लेन करती है कि नोबल्स उन लॉर्ड्स के डिसेंडेंट्स हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को बचाया और नाइट्स उन्हीं से पैदा होते हैं। माँ अपने बेटे की तारीफ करती है उसके पास उन स्टोरीज के लिए अच्छी मेमोरी होने के लिए जो वो बताती है। इसीलिए नोबल्स और नाइट्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है मेजेस के बीच भी।
वो फिर रिवील करती है कि नौजवान की पावर उसके फादर से इनहेरिटेड थी, जो एक नाइट थे। उसके साथ औरत उसे वॉर्न करती है कि वो कभी किसी को ये पता ना चलने दे कि वो एक मेज है। एक स्माइल के साथ वो अपने बेटे से प्रॉमिस लेने को कहती है कि वो इस सीक्रेट को रखेगा। वापस वर्तमान में चरवाहा बताता है कि 8 साल बीत गए हैं और वो अब भी अपना प्रॉमिस निभा रहा है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो अफर्म करता है कि ये प्रॉमिस कभी नहीं टूटा जाएगा। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसका अपनी पावर्स किसी को रिवील करने का कोई इंटेंशन नहीं है और वो पहाड़ से नीचे आने या अपनी आइसोलेटेड लाइफ को छोड़ने का भी प्लान नहीं करता। अचानक नौजवान अपने घर के बाहर से एक अजीब नॉइज सुनता है। कोई उसका दरवाजा बैंग करना शुरू करता है और उसका नाम चिल्लाता है, उसे बाहर आने को कहता है। कंफ्यूज्ड होकर चरवाहा दरवाजा खोलता है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। बाहर गांव वालों का एक ग्रुप उसे गुस्से वाले एक्सप्रेशंस के साथ घूरता है। एक यौन के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वे उससे क्या चाहते हैं। उस पर एक आदमी उस पे लैबिस की लाइफ खत्म करने का अक्यूज करता है। एक और गांव वाला उसे जबरदस्ती पकड़ता है और उसे बेशरम बच्चा कहता है। आदमी गुस्से से चिल्लाता है। नौजवान पर गरीब बूढ़े आदमी को मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए बेट के रूप में यूज करने का अक्यूज करता है। टेंस एटमॉस्फेयर के बावजूद चरवाहा काम रहता है जब वो अपने कपड़ों पर मजबूत पकड़ महसूस करता है। उसके साथ नौजवान रियलाइज करता है कि ग्रुप बस इस पूरे मेस के लिए ब्लेम करने के लिए किसी को ढूंढ रहा है। वो समझता है कि उसे दोष देना इन छुपी हुई कायरों के लिए बचने का सबसे आसान तरीका है। मुस्कुराते हुए हीरो कमेंट करता है कि वो बस जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, इससे पहले कि कोई उन पर उंगली उठाए। इस पर वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी नफरत से प्रोटैगनिस्ट का नाम चिल्लाते हुए उस पर झपटता है, लेकिन एक तेज मूव से लड़का बिना किसी एफर्ट के पंच डॉज कर देता है। डॉज करते हुए यंग मैन सोचता है कि मैजिक अनोइंग सिचुएशन से डील करने के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। फिर यंग मैन अटैकर को एक क्लीन हिट मारता है, ये दिखाते हुए कि उसे हराना आसान नहीं है। इस पल वो सोचता है कि अगर आप किसी चीज की दिल से इच्छा करते हो तो वो मना के बदले रियल हो जाती है। एक सीरियस लुक के साथ यंग मैन बस एक सिंपल कमांड विस्पर करता है, अपने ओपोनेंट को जमीन पर गिरने को कहता है। अटैकर खुद ही फिसल जाता है और घास में मुंह के बल गिर जाता है, बिना समझे कि क्या हुआ। घिरा होने के बाद भी चरवाहा कामली चलता है, जबकि दूसरे उसे बिना सफलता के मारने की कोशिश करते हैं। वो डिस्क्रीटली एक्ट करने की कोशिश करता है ताकि अपनी हिडन पावर से अनवांटेड अटेंशन ना खींचे। इसके साथ यंग मैन खुद को डिफेंड करने के लिए एक वुडन स्टिक का यूज करता है, जो भी पास आता है उसे जोर से मारता है। एजिलिटी से मूव करते हुए हीरो फाइट डोमिनेट करता है और एक तेज ब्लो से दूसरे विलेजर को गिरा देता है। वो उन रूट पड़ोसियों को पीटता रहता है जिन्होंने उसकी प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास करने की हिम्मत की थी। सडनली उनके टूल्स के हैंडल्स हवा में टूट जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट से टकराने के बाद रिजल्ट ये होता है कि पूरा ग्रुप लॉन पर फेंक दिया जाता है, जबकि यंग मैन को याद आता है कि वो 8 साल से ऐसे ही रह रहा है। फाइनली मेज हारे हुए आदमियों को ऑब्जर्व करता है और कहता है कि उसने इतना वक्त अपना सीक्रेट छुपाने में लगाया है। यंग मैन सजेस्ट करता है कि वो अपनी सारी एनर्जी लैबिस का फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करने में लगाए। उस पर विमेन का एक ग्रुप दिखता है और वो पूछता है कि क्या वो भी लड़ने आई हैं, लेकिन वो ना कहती हैं। उनमें से एक कहती है कि वो बस उसे देखना चाहती थी, जिससे चरवाहा एक पल के लिए साइलेंट हो जाता है। फिर वो उन्हें उन बेवकूफ़ों को ले जाने को कहता है और अकेला अपने घर वापस चला जाता है। यंग मैन सोचता है कि गांव जाना एक मैस होगा और वो इसका यूज प्राइसेस नेगोशिएट करने के लिए करेंगे, लेकिन उसे परवाह नहीं है और वो डिसाइड करता है कि अगर वो कुछ भी ट्राई करते हैं तो वो उन्हें दोबारा पीट सकता है। उसे लगता है कि मारपीट इतनी अच्छी थी कि वो कुछ वक्त के लिए वापस नहीं आएंगे। सडनली कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है और चरवाहा सोचता है कि उन्होंने सच में अपना दिमाग खो दिया है। नॉक लाउड और फर्म है, दिखाते हुए कि जो भी बाहर है वो खेलने नहीं आया है। गुस्से से यंग मैन दरवाज़ा खोलता है, चिल्लाते हुए पूछता है कि कौन चोट खाना चाहता है। उसके सामने एक अनजान आदमी खड़ा है जिसकी दाढ़ी है और उसने ट्रैवलर के कपड़े पहने हैं। उसे घूरते हुए स्ट्रेंजर अपोलोजाइज करता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ कुछ देर रुक सकता है। क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है, प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज्ड हो जाता है और ट्रैवलिंग शब्द एक पल के लिए उसके दिमाग में रह जाता है। आदमी अपने टोन के लिए अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसने अभी कुछ अनप्लेजेंट लोगों से डील किया था। यंग मैन सोचता है कि उसकी माँ ने उसे पोलाइट होना सिखाया था, लेकिन वो विलेजर्स के साथ वो टोन कभी यूज़ नहीं करता। उसे पूरी सिचुएशन स्ट्रेंज लगती है और वो नोटिस करता है कि आदमी ने सॉर्ड पकड़ी हुई है। एक स्माइल के साथ यंग मैन उसे ग्रीट करता है। इस रूरल एरिया में एक सॉर्ड्समैन को देखना उसे क्यूरियस लगता है। फिर वो एक साई छोड़ता है जैसे ही वो अपने दरवाजे पर आए अनएक्सपेक्टेड विजिटर को एनालाइज करता है। चरवाहा कहता है कि अगर आदमी इन ढूंढ रहा है तो वो गलत जगह पर है। सीन एक खाने से भरी टेबल पर कट होता है, ये दिखाते हुए कि उसने उसे खाने के लिए अंदर बुलाया था। होस्ट स्ट्रेंजर को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि उसके पास ज़्यादा कुछ ऑफर करने को नहीं है, लेकिन ट्रैवलर खाने से सरप्राइज्ड हो जाता है और इस बात से और भी ज़्यादा कि यंग मैन ने कभी किसी आउटसाइडर को नहीं देखा है। उस पर यंग मैन एक्सप्लेन करता है कि वो यहीं पैदा हुआ और पला बड़ा है और इसीलिए उसने कभी पहाड़ी नहीं छोड़ी। स्वॉर्ड्समैन उसे अटेंटिवली देखता है जबकि वो एक वुडन मग से पी रहा है। टेबल के दूसरी तरफ चरवाहा भी अपनी ड्रिंक कामली एंजॉय करता है।
सडनली विजिटर यंग मैन को उसके पोस्चर और मैनर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। वो कमेंट करता है कि जो हमेशा से चरवाहा रहा है उसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था, लेकिन वो कुछ साल पहले गुजर गई। ये सुनकर आदमी कहता है कि उसने एक एक्सीलेंट यंग मैन को पाला और अब वो एक अच्छी जगह पर आराम कर रही है। यंग मैन उसे थैंक करता है और कहता है कि वो बस वैसे ही रहता है जैसे उसकी माँ ने उसे सिखाया था। फिर यंग मैन पूछता है कि उसे ऐसी रिमोट जगह पर क्या लाया, और वो रिवील करता है कि उसे एक रिक्वेस्ट मिली थी। रिक्वेस्ट एक लेपर्ड टाइप मैजिकल बीस्ट से डील करने की थी जो रीजन में दिखा था, और वो किसी ऐसे को ढूंढ रहे थे जो क्रीचर को हरा सके। उस पर चरवाहा रियलाइज करता है कि वो वही मेज है जिसे विलेज चीफ लेने गया था, और आदमी कंफर्म करता है। अब मेज पूछता है कि क्या वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और यंग मैन उसे प्रोसीड करने देता है। वो कहता है कि उसे बीस्ट की ऑरा पास ही फील हो रही है, लेकिन मॉन्स्टर कहीं भी नहीं मिल रहा है। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि चरवाहा का एटीट्यूड जो उसे सस्पिशियस बनाता है। विलेज चीफ ने उसे डेंजर के बारे में वॉर्न किया था, लेकिन यंग मैन कंप्लीटली काम है। वो ऐड करता है कि अगर क्रीचर इंसानों पर अटैक करता है तो यंग मैन पहला टारगेट होगा। फाइनली मेज उसकी आंखों में देखता है और डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो डर नहीं रहा है। एक मेमोरी वापस आती है और यंग मैन को याद आता है कि उसकी माँ ने उससे पूछा था कि वो सच में कौन था। यंग तुरंत फिर क्वेश्चन करता है कि वो किसी को क्यों नहीं बता सकता कि वो एक मेज है। उसकी माँ एक्सप्लेन करती है कि नाइट्स उन डॉग्स जैसे होते हैं जिन्हें चरवाहा झुंड के लिए पालते हैं। उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो उन्हें किसी भी पल बेच दिया जाता है या सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। वो औरत फिर कहती है कि वो अपने बेटे के लिए ऐसा फ्यूचर नहीं चाहती, और उससे कहती है कि वो उसके साथ ही रहे, और इसलिए वो उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो इस इंपॉर्टेंट वार्निंग को कभी नहीं भूलेगा। वो औरत उसे वार्न करती है कि अगर किसी दूसरे मेज को पता चला तो उन्हें अलग कर दिया जाएगा और उसे एक टूल में बदल दिया जाएगा। इसके साथ वो कहती है कि अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए उसे किसी को हमेशा के लिए साइलेंस भी करना पड़ सकता है। प्रेजेंट में वापस आकर चरवाहा रियलाइज करता है कि उसकी माँ जिस पल से इतना डरती थी वो फाइनली आ गया है। विजिटर सवाल पर जिद करता है और नौजवान की आंखें शक्ति की सुनहरी रोशनी से चमक उठती हैं। प्रतिक्रिया न समझते हुए सोर्ड्समैन एक पल के लिए चुप रहता है, उसे खामोशी से देखता हुआ। लेकिन मागे अचानक मुस्कुराता है और कहता है कि उस चेहरे के साथ नौजवान ने उसका मजाक खराब कर दिया। प्रोटैगनिस्ट उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि ये किस तरह का मजाक था। वो माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, लेकिन वो आदमी उसे चिंता ना करने को कहता है। मागे कहता है कि हैरानी होना नॉर्मल था, क्योंकि ये उसकी पहली बार थी जब उसने किसी मागे का मजाक सुना था। उस पल विजिटर को एहसास होता है कि उन्होंने अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया है, और वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाता है। वो कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई और हैंडशेक की उम्मीद करता है। नौजवान अपना परिचय चाइलिन, एक 18 साल का चरवाहा, के रूप में देता है और उस आदमी का हाथ मिलाता है। विजिटर के आने के बाद पहली बार दोनों ने फॉर्मली एक दूसरे का अभिनंदन किया। मागे कहता है कि वो 75 साल का हो गया है, और चरवाहा कमेंट करता है कि वो इतना बूढ़ा नहीं लगता। विजिटर बताता है कि मागेज धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, और नौजवान पूछता है कि वो घुमक्कड़ कैसे बना। वो कहता है कि उसने हाउस अरेबियन की 60 साल सेवा की और अब बस अपने आखिरी दिनों में घूमना चाहता था। मुस्कुराते हुए मागे को ये विचार काफी रोमांटिक लगता है और वो नौजवान के साथ कुछ शेयर करने की तैयारी करता है। चरवाहा वापस मुस्कुराता है, ये दिखाते हुए कि वो बड़े आदमी की बातों में क्यूरियस है। उस पर विजिटर भी एक बड़ी मुस्कान देता है, जिससे उनके बीच एक बहुत फ्रेंडली माहौल बन जाता है। वो अपनी बातचीत जारी रखते हैं और नौजवान सोचता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना मज़ेदार होगा। वक्त तेजी से गुजर जाता है और जब उन्हें एहसास होता है बाहर दिन निकलने वाला होता है। हैरान होकर मागे कहता है कि उसने रात का गुजरना भी नोटिस नहीं किया और कहता है कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है। वो फिर टेबल पर पेमेंट के रूप में सिल्वर कॉइन्स छोड़ता है और बताता है कि ये सबसे शुद्ध किस्म के हैं। नौजवान उन्हें एक्सेप्ट करता है और हंट के लिए शुभकामनाएं देता है, लेकिन वो आदमी उसे अलविदा कहने जैसा व्यवहार ना करने को कहता है। ट्रैवलर यहाँ तक मजाक करता है कि वो कभी फ्री मील के लिए वापस आ सकता है। अगले दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को हमेशा की तरह पहाड़ी पर चराने ले जाता है। भेड़ें शांति से घास चर रही हैं, खेत में धूप वाले दिन का मजा ले रही हैं। चरवाहे के चेहरे पर मुस्कान है। नौजवान फिर पूरे झुंड को इकट्ठा होने का आदेश देता है। आवाज सुनकर एक भेड़ खाना बंद कर देती है और तुरंत अपने मालिक की दिशा में देखती है। आज्ञाकारी रूप से पूरा झुंड चरागाह के बीच नौजवान चरवाहे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है। वो सोचता है कि ये पहली बार था जब वो किसी दूसरे मैजिक से मिला था और उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसने इतनी बात कब की थी। एक भेड़ को सहलाते हुए उसे उस आदमी की आवाज में शांति और खुशी याद आती है।
नौजवान निष्कर्ष निकालता है कि जिन भी बड़े लोगों से वो मिला था उन सब में मैजिक सच में एक अच्छा इंसान था। अपने झुंड के साथ अकेला वो सोचता है कि उसने हमेशा नाइट्स को अमीरों के लिए शिकारी कुत्तों की तरह देखा। चरवाहा सोचता है कि हंट कैसे हुआ होगा क्योंकि उसकी पहाड़ी पर अब और कोई मैजिकल बीस्ट्स नहीं है। इस दौरान मैजिक जंगल से गुजरता है और एहसास करता है कि सच में अब आसपास कोई बीस्ट्स नहीं है। उसे ये सिचुएशन बहुत अजीब लगती है और पूरी कहानी में कुछ गड़बड़ लगती है। विजिटर को एक लड़ाई के निशान दिखते हैं लेकिन वो क्रीचर की ऑरा का कोई निशान सेंस नहीं कर पाता। वो फिर एक पेड़ को देखता है और सोचता है कि क्या मैजिकल बीस्ट को पहले ही किसी और ने हंट कर लिया था। आदमी सोचता है कि मॉन्स्टर को किसने मारा होगा और क्या चीफ ने उसके अलावा किसी और मैजिक को बुलाया था। लेकिन किसी भी तरह सोर्ड्समैन को राहत मिलती है क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीस्ट को हरा दिया गया था। अचानक मैजिक को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसके राहत के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। हैरान होकर आदमी तेजी से मुड़ता है जब वो एक मलेवलेंट प्रेजेंस को करीब आते हुए सेंस करता है। उस पल उसके सामने अंधेरे से विशाल नखूनों वाला एक भयंकर पंजा निकलता है। क्रीचर खुद को रिवील करता है और ये उस बीस्ट का एक अजीब सड़ता हुआ रूप है जिसने गांव पर हमला किया था। वो फिर एहसास करता है कि ये एक कॉप्स पपेट है, मॉन्स्टर के शरीर से बनी एक कठपुतली। हैरान होकर आदमी सोचता है कि दुनिया में ऐसा भयंकर काम कौन करेगा। सोचने का वक्त ना मिलते हुए विशाल क्रीचर झपटता है और अपने शैडोई पंजे से उसे कुचलने की कोशिश करता है। एक तेजी से हरकत के साथ मैजिक डॉज करता है और मॉन्स्टर का वार जमीन में एक क्रेटर बना देता है। वो बताता है कि ऐसा तब होता है जब माना एब्सॉर्ब नहीं की जाती और कोई भी मैजिक इतना अनजान नहीं होगा। फिर विजिटर ऊपर उठता है और कॉप्स पपेट पर एनर्जी के एक पावरफुल ब्लास्ट से हमला करता है। उसे यकीन है कि बीस्ट को किसी मैजिक नहीं मारा था, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उन्होंने इसे ऐसे क्यों छोड़ा। वो एक रुकी नाइट के विचार को खारिज करता है क्योंकि एक अनुभवहीन व्यक्ति इस बीस्ट को नहीं हरा सकता। एक फायर बनाते हुए वो सोचता है कि क्या जिस व्यक्ति ने ये किया था उसका कोई और ऑब्जेक्टिव था। कुछ भी हो, उसे इसे खत्म करना है और वो अपनी पूरी शक्ति से अटैक करने की तैयारी करता है। आदमी फिर शैडोई क्रीचर पर एनर्जी का एक पावरफुल ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन उसकी हैरानी के लिए कॉप्स पपेट उसकी मैजिकल पावर को नलिफाई करने में कामयाब हो जाता है। हैरान होकर मेज एहसास करता है कि इस बीस्ट का माना उसके अपने माना से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अचानक क्रीचर जंगल में गायब हो जाता है, उसे पूरी तरह उलझन में छोड़कर। वो समझता है कि मॉन्स्टर मैजिक का इस्तेमाल काउंटर अटैक के लिए करना चाहता है और उसे जंगल में ढूंढता है। उस पल दुश्मन का शैडो चुपके से बेचारे मेज के ठीक पीछे आ जाता है। क्रीचर फिर अंधेरे से निकलता है और उस पर कांटों से भरी पूंछ से हमला करता है। रिएक्ट करने का वक्त ना मिलते हुए आदमी सीधा लगता है और उसकी बांह घायल होने के साथ गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाता है। वो एहसास करता है कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसे एक सिंपल नाइट संभाल सके। तक की शक्ति उसे दूर फेंक देती है जिससे वो जंगल की घास पर लुढ़कता है। जमीन पर लेटे हुए वो सोचता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ इस लेवल का मॉन्स्टर मिलेगा। क्रीचर को करीब आते देख मेज सोचता है कि क्या ये उसका अंत होगा, लेकिन एक दृढ़ मुस्कान के साथ बूढ़ा सोर्ड्समैन फैसला करता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो बिना लड़ाई के नहीं हारेगा और वादा करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो क्रीचर को अपने साथ ले जाएगा। फिर वो आदमी अपना सारा माना अपने हाथ में इकट्ठा करता है आखिरी निराश हमले के लिए। इसके साथ वो जीव आखिरी वार के लिए आगे बढ़ता है, लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार। वो मेज ज्ञान लगाता है और सही मौके का इंतजार करता है अपनी शक्ति पूरी ताकत से इस्तेमाल करने के लिए। बिना दूसरी सोच के वो उछलता है और मॉन्स्टर की तरफ उड़ता है एक जवाबी हमले के लिए। अचानक जंगल के बीच में एक छोटी नीली रोशनी दिखती है, सबका ध्यान खींचती हुई। अचानक एक तेज नीली रोशनी हवा को काटती हुई उस जीव से टकराती है जो बेचारे बूढ़े आदमी को खत्म करने वाला था। इस पर यात्री पूरी तरह हैरान रह जाता है ये देखकर कि हमला एक अनजान दिशा से आया था, उसकी जान आखिरी पल में बचाते हुए उस रहस्यमयी वार के असर से। मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और आखिरकार रुक जाता है, जंगल के बीच में हिलना बंद कर देता है। अभी भी उलझा हुआ बूढ़ा आदमी ऊपर देखता है और एक जानी पहचानी आवाज सुनता है पूछते हुए कि क्या वो ठीक है। पूरे मुश्किल वक्त के बाद वो समझता है कि उसका रक्षक और कोई नहीं बल्कि वो जवान चरवाहा था जो अब उसे शांत और शांत भाव से देख रहा है, रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए। प्रोटैगनिस्ट उस मेहमान के पास जाता है जैसे ही तनाव भरा माहौल धीरे धीरे कम होने लगता है।
इस पर बूढ़े सोर्ड्समैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास होता है, और वो पूछता है कि क्या वो जवान लड़का सच में एक बहुत शक्तिशाली मागा है। हैरान होते हुए भी वेटरन पूछता है कि हीरो ने अपनी पहचान क्यों छुपाई जब वो उसके घर पर बातें कर रहे थे। फिर वो आदमी जानना चाहता है कि लड़के ने मदद करने का फैसला क्यों किया जबकि वो बिना पीछे देखे भाग सकता था। जवान लड़का हल्की मुस्कान देता है और अपने नए दोस्त को अपने कारण बहुत ही आसान और सीधे तरीके से समझाना शुरू करता है। इस पल सीन एक यादगार पल में बदल जाता है, जहां प्रोटैगनिस्ट के घर पर एक कुत्ता लकड़ी के फर्श पर आराम कर रहा है। मेज पर बैठे दोनों जिंदगी के बारे में बात करते हैं, जबकि पालतू जानवर उनके पैरों के पास शांति से आराम करता है। इसके साथ जवान लड़का कहता है कि मेहमान की स्किल्स के साथ वो कहीं और काम करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता था। जानने की इच्छा से हीरो पूछता है कि गांव वालों की जिंदगी में इतना दुख क्या है कि बूढ़े को उन पर इतनी दया आती है। एक गहरी सांस के साथ वेटरन बताता है कि वो लोग अलग थलग और इस कठोर दुनिया के खतरों के खिलाफ बिना किसी सुरक्षा के रहते हैं। ये सुनकर जवान चरवाहा सोचता है कि कैसे सारे मागेस देवताओं की शक्ति विरासत में पाते हैं और उन्हें अपनी किस्मत का पालन करना चाहिए। फिर बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि उसे बेसहारा आम लोगों की रक्षा करने पर गर्व है, लेकिन मानता है कि उसके सारे साथी एक जैसा नहीं सोचते। इसके साथ प्रोटैगनिस्ट दिखाता है कि वो सबक समझ गया है और बातचीत के दौरान उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ जाती है। वो कहता है कि इस विशाल दुनिया में हर इंसान के अपने विचार और जिंदगी जीने का एक अनोखा तरीका होता है। उस पल टक्कर की शक्ति एक जबरदस्त शॉक वेव पैदा करती है जो पूरे जंगल में फैल जाती है, बुराई के खिलाफ लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करते हुए। जंगल में दौड़ते हुए मागा कहता है कि उन्हें भागना होगा क्योंकि वो जीव एक अलग ही लेवल पर है। वो समझाता है कि सिर्फ एक नोबल ही उसे हरा सकता है और जवान लड़के से कहता है कि गांव के मुखिया को चेतावनी दे। अकेला सोर्ड्समैन मॉन्स्टर से लड़ने और बचने के लिए समय खरीदने की तैयारी करता है, लेकिन वेटरन मानता है कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और उसे नहीं पता वो कितनी देर तक टिकेगा। फिर चरवाहा उसे बीच में रोकता है और कहता है कि चिंता ना करें क्योंकि सब ठीक है। जवान लड़का कहता है कि अगर आखिरी हमला काम कर गया तो वो ठीक रहेंगे, और एक पत्थर चमकने लगता है। सोर्ड्समैन हैरान है और पूछता है कि क्या जवान लड़का अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। वेटरन नाइट कौन तब समझता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके साथ कई पत्थर तेज नीली एनर्जी के साथ हवा में तैरने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपनी शक्ति छोड़ता है और ये साफ हो जाता है कि वो कोई मामूली रनअवे नाइट नहीं है। मुस्कुराते हुए जवान लड़का बताता है कि वो भी अपनी हदों को परखने के लिए उत्सुक था। तैरती चट्टानों से घिरा हुआ जवान मेघ उस विशाल परछाई वाले जीव का सामना करने की तैयारी करता है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ जवान लड़का बताता है कि वो भी अपनी हदों के बारे में उत्सुक था, लेकिन बूढ़ा नाइट चिल्लाता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि विरोधी बहुत ताकतवर है। वो कहता है कि उन्हें मिलकर काम करना होगा, लेकिन मॉन्स्टर पहले ही प्रोटैगनिस्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। बिना किसी झिझक के चरवाहा नीली एनर्जी की एक शक्तिशाली किरण छोड़ता है जो हवा को काटती है। वेटेरन को एहसास होता है कि वो मुश्किल से ही रिएक्ट कर पाया और अब वो सिर्फ लड़ाई के बीच में ही आएगा, तो वो समझता है कि वो अभी किसी काम का नहीं है और अपनी चमकती हुई हाथ नीचे करता है। मेघ फैसला करता है कि अब उसका कर्तव्य उस जवान लड़के की प्रतिभा को फलने फूलने में मदद करना है। तभी हीरो माना का एक जबरदस्त धमाका छोड़ता है जो जंगल के एक हिस्से को तबाह कर देता है। इसके बावजूद जवान लड़का चिड़चिड़ाकर बड़बड़ाया क्योंकि उसके हमले का वो असर नहीं हुआ जो उम्मीद थी। फिर वो एक किक मारता है, लेकिन उसका वार मॉन्स्टर के शरीर के आर पार निकल जाता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए। सोर्ड्समैन घबराकर चिल्लाता है कि तुम फिजिकल वार से किसी फैंटम को चोट नहीं पहुंचा सकते। जीव को आगे बढ़ते देख चरवाहा पूछता है कि वो उसे कैसे हरा सकता है। फिर बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि उसे आग का इस्तेमाल करना होगा, और लड़का अपना हाथ आगे करता है और वो जोड़ता है कि जवान लड़का जीतने के लिए बिजली की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ एक आग मॉन्स्टर से टकराती है, लेकिन हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट शिकायत करता है कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है बात ये नहीं है। मेघ समझाता है कि किसी दूसरे जीवित प्राणी पर शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें एक कारण स्थापित करना होगा। उस पल वेटलन हैरान रह जाता है क्योंकि उसे जवान लड़के के बारे में एक अचानक भेद पता चलता है। वो समझता है कि ट्यूरन ने कभी माना एब्जॉर्ब नहीं किया और इसलिए उसने जीव को फैंटम बनने दिया। बूढ़ा मेघ ये देखकर हैरान है कि जवान लड़का बिना ट्रेनिंग के भी इतना मजबूत है। इसके साथ वो जवान लड़के से चिल्लाकर कहता है कि आग बनाए और फिर उसे जीव पर मारे। वो समझता है कि आग बनाना आसान है, पर उसे नियंत्रण करना बहुत प्रशिक्षण और लगन मांगता है। पर उसकी हैरानी के लिए वो युवा लड़का बिना किसी मुश्किल के तुरंत ये कर लेता है। वक्त बर्बाद किए बिना नायक जमीन पर जोर से पैर पटकता है और हमले की तैयारी करता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत से आग का गोला छायादार राक्षस की तरफ छोड़ता है। हमला सीधा जीव की आंख पर लगता है, जिससे आग की लपटों का एक बहुत बड़ा धमाका होता है।
टक्कर के साथ ही भूत का शरीर पूरी तरह से आग में भस्म होना शुरू हो जाता है। तभी अनुभवी चिल्लाता है कि वो ध्यान केंद्रित रखे और हमले में माना डालते रहे। वो चेतावनी देता है कि लड़के को उस भूत के बारे में सब कुछ जलाना होगा, उसे हमेशा के लिए हराने के लिए। एक दृढ़ निश्चयी चेहरे के साथ नायक अपनी पूरी शक्ति आग की लपटों पर केंद्रित करता है उसे खत्म करने के लिए। इस तरह वो राक्षस तेज आग के भंवर से पूरी तरह खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने पर अनुभवी तलवारबाज आखिर में अपनी जीत का जश्न मनाता है। वो कहता है कि वो हद से ज्यादा ताकतवर हाई लेवल का भूत था और फिर भी उस युवा चरवाहे ने अकेले ही उस जीव को हरा दिया। वो युवा लड़का फिर पूछता है कि क्या सच में सब खत्म हो गया है, और जादूगर उसकी शक्ति से प्रभावित होता है। सिपाही चेतावनी देता है कि अगर वो दूसरे भूत से नहीं मिलना चाहता तो उसे माना अब्जॉर्ब करना होगा। लड़का पूछता है कि ये कैसे करें और अनुभवी उसे बताता है कि कल्पना करें कि वो कुछ निकाल रहे हैं। सलाह मानते हुए नायक अपनी आंखें बंद करता है और माना अब्जॉर्ब करने के लिए एकाग्रता करता है। उसके साथ ही एक हरी एनर्जी उस जीव के अवशेषों से युवा लड़के की तरफ बहने लगती है। उसके साथ हरी माना पूरी तरह से नायक के हाथ द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती है। जब वो एकाग्रता करता है उसकी आंखें उसी रंग से तेज चमकती हैं जो एनर्जी अभी उसके शरीर में घुसी थी। माना फिर उसके पूरे सिस्टम में बह जाती है, उसके पावर चैनल्स को पहली बार प्रकट करती है। अनुभवी सिपाही ये दृश्य देखकर शॉक्ड है और यकीन नहीं कर पाता जो वो देख रहा है। वो कहता है कि लड़के को एक अद्भुत सेंसेशन महसूस होगी, पर लड़का मुश्किल से उस फीलिंग पर यकीन कर पाता है जो वो महसूस कर रहा है। उसके साथ आदमी पूछता है कि क्या ये उसकी पहली बार माना अब्जॉर्ब करने का अनुभव था, और चरवाहा इसकी पुष्टि करता है। तलवारबाज समझाता है कि माना धीरे धीरे बढ़ती है और इवॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों से उसे अब्जॉर्ब करना है। लेकिन क्योंकि ये लड़के की पहली बार थी, इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एक अलग लेवल पर है। इस तरह वो निष्कर्ष निकलता है कि युवा चरवाहा बहुत खास है और नायक टेंस हो जाता है। जादूगर लड़के का नाम लेता है उसका ध्यान खींचने और अजीब खामोशी तोड़ने के लिए। वो झुकता है और माफी मांगता है, पूछता है कि वो युवा लड़का किस शाही घराने से संबंध रखता है। चरवाहा फिर उसका नाम लेता है, अनुभवी सिपाही को हैरान करते हुए, जो उसे घूरता है। वो उस आदमी को पहले अपना जख्म साफ करने को कहता है और जादूगर आखिरकार अपनी घायल बाजू पर ध्यान देता है। झोपड़ी में वापस तलवारबाज अपनी बाजू ठीक से पट्टी बंधी हुई और साफ के साथ दिखाई देता है। मेज पर बैठे आदमी अपनी बदतमीजी और लड़के को लड़ाने के लिए माफी मांगता है, पर नायक कहता है कि वो कोई खास नहीं है, बस एक चरवाहा जो अपने पिता को नहीं जानता। वो जादूगर को रुकने को कहता है और आदमी सहमत होता है उसकी गंभीर अभिव्यक्ति देखकर। फिर अनुभवी पूछता है कि इतना शक्तिशाली जादूगर चरवाहा क्यों बनने का फैसला किया। लड़का समझाता है कि ये उसकी माँ का अनुरोध था, उनके कुछ साल पहले गुजरने से पहले। वो कहता है कि उसकी माँ ने उसे चेताया था कि अगर अमीरों ने उसे ढूंढ लिया तो वो एक उपयोगहीन औजार बन जाएगा। अनुभवी कहता है कि लड़के की माँ बहुत समझदार थी और लड़का इस अनएक्सपेक्टेड टिप्पणी से उलझ जाता है। वो आगे कहता है कि औरत पूरी तरह गलत नहीं थी और चरवाहा सोचता है कि वो बस ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी। आदमी समझाता है कि जादूगरों की महान शक्ति हमेशा टकरार लाती है और 20 साल पहले शाही घरानों के बीच हुए एक युद्ध का जिक्र करता है। उस पल अरेबियन और जहर घरानों के बीच की लड़ाई दिखाई जाती है, जहां बदकिस्मती से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 3000 सिपाहियों में से जो अरेबियन घराने की सेवा करते थे, 900 से ज्यादा तेज टकरारों के दौरान मारे गए। पर आदमी दुख से बताता है कि उसके सभी दोस्त और जानकार उन 1/3 का हिस्सा थे जो बच नहीं पाए। वो अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने परिवार को याद करता है जिन्हें दुश्मन ने खत्म कर दिया था, सिर्फ अनुभवी को जिंदा छोड़कर। उसके साथ घुमक्कड़ कहता है कि एक योद्धा का जीवन एक आम आदमी के जीवन से बहुत तेजी से गायब हो सकता है, पर वो इशारा करता है कि लड़के की माँ उसकी टैलेंट के बारे में गलत थी और नायक इस पर सोचता है। मेहमान मानता है कि वो एक कुशल तलवारबाज है, पर स्वीकार करता है कि उस लड़के ने भूत को हैरान तरीके से हरा दिया था। वो कहता है कि चरवाहे की पोटेंशियल एक शाही लेवल की है और शायद सबसे उच्च टैलेंट्स में से एक है। नायक चुप रहता है जब वो अपने नए दोस्त की बातों पर गौर करता है, अपने भविष्य के बारे में। फिर लड़का पूछता है कि क्या उसके पिता के सिपाही होने की कहानी झूठ थी, और आदमी दुर्लभ केसेस के बारे में समझाता है। उस पल अनुभवी सुझाव देता है कि लड़के के लिए उस पहाड़ी को छोड़कर बाकी दुनिया देखना बहुत बेहतर होगा। चरवाहा पूछता है क्यों, और बुजुर्ग जवाब देता है कि मानवता को अभी और प्रोटेक्टर्स की जरूरत है भूमि पर प्रभुत्व पाने के लिए। पर आदमी जल्दी माफी मांगता है ये भूलने के लिए कि लड़का अभी भी मैजिक कैसे काम करता है इसके बारे में बहुत कम समझता है। वो समझाता है कि लीनिएज एबिलिटीज प्राचीन पूर्वजों से विरासत में मिले गुण हैं और यही सोशल क्लासेस को अलग करता है।
उसके साथ जादूगर पूछता है कि क्या कोई ऐसा स्पेल था जो बहुत इजी लगा हो या कोई नेचुरल एबिलिटी जिसमें माना की जरूरत ना पड़ी हो। नायक सोचता है कि क्या ये सिर्फ माना की पावर नहीं है जो उसे दूसरों से फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाती है। आखिर में लड़का अपनी तेज सूंघने की शक्ति का जिक्र करता है और आदमी पुष्टि करता है कि एक अच्छी नाक सच में लीनियज एबिलिटी हो सकती है। भूता जादूगर कहता है कि हथियार फेंकने में स्किल रखना अरेबियन घराने की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये काफी कॉमन है। उसके साथ चरवाहा आदमी को एक्सप्लेनेशन जारी रखने को कहता है और वो और डिटेल्स शेयर करने को राजी होता है, पर लड़का ध्यान देता है कि विजिटर अजीब बिहेव कर रहा है और उसे उलझन में पुकारता है। तब तलवारबाज अचानक गंभीर हो जाता है और मुख्य पात्र रवैये में बदलाव की वजह पूछता है। एक मजबूत नज़र के साथ बुजुर्ग कहते हैं कि वो पहले से जानते हैं कि लड़के की क्षमताएं किस नोबल हाउस से सबसे ज्यादा मिलती जुलती हैं। नौजवान तब पूछता है कि वो किस फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं और अनुभवी अपना रहस्यमयी एक्सप्रेशन बनाए रखता है। जादूगर खुलासा करता है कि चरवाहे की क्षमताएं किंगडम के महान नोबल हाउसेज में से एक से ताल्लुक रखती हैं और वो समझाते रहते हैं कि इस हाउस के मेंबर्स सबको हंटर्स के रूप में जाने जाते हैं। उसी पल आदमी बताता है कि यह जहर का हाउस है, वो महान राइवल जो अरेबियन के हाउस के खिलाफ लड़ा था। ये सुनकर नौजवान उस टेरेबल रेवलेशन से पूरी तरह से शॉक्ड और स्पीचलेस रह जाता है। राइवल फैमिली का नाम नौजवान चरवाहे के दिमाग में गूंजता है। उसे बॉम्बशेल रेवलेशन से पूरी तरह से स्टंट छोड़ जाता है। उसे मुश्किल से विश्वास हो रहा है कि वो पावरफुल हाउस ऑफ जहर की लीनियज से बिलोंग करता है, जिसने उसके नए ट्रैवल कंपेनियन को इतना दर्द दिया था। अनुभवी को देखते हुए नौजवान सोचता है कि क्या वो उन्हीं की तरह कर्स्ड ब्लड लाइन का वंशज है जो पिछले वॉर के महान विलेंस थे। उसी पल हीरो कंफ्यूज्ड है, नहीं जानता कि उसे उन दूर के रिलेटिव्स के एक्शंस के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए या नहीं, जिनसे वो कभी पर्सनली मिला भी नहीं। अचानक खामोशी टूट जाती है जब आदमी मुख्य पात्र का नाम बहुत काम और कंफर्टिंग टोन में पुकारता है। लड़के के कंधे पर हाथ रखकर ट्रैवलर उसे कहता है कि वो अपने चेहरे पर ऐसी वरिड एक्सप्रेशन ना रखे। वो नौजवान को याद दिलाता है कि उसने किसी भी पास्ट कॉम्बैट में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन फिर भी चरवाहा अब भी गिल्ट का वेट महसूस करता है। एक जेंटल स्माइल के साथ बुजुर्ग कहते हैं कि वो अडल्ट्स के लिए एक सिचुएशन थी और हेट्रेड को फीड करने से सफरिंग सिर्फ एंडलेस होगी। नौजवान तब पूछता है कि क्या आदमी को किसी तरह का रिग्रेट है, और अनुभवी पूछता है कि वो किस बारे में रेफर कर रहा है। पास्चर के बीच खड़ा होकर हीरो पूछता है कि क्या उन्हें नौजवान को माउंटेन पर अपनी लाइफ छोड़ने का सजेस्ट करने का रिग्रेट नहीं है। आदमी एक्सप्लेन्स करता है कि अगर नौजवान पावर चाहता है तो वो अपनी एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट के कारण इनएविटेबली जाहिर फैमिली ज्वाइन कर लेगा। इससे सरप्राइज्ड होकर लड़का सुनता है कि अनुभवी को उसके गुड कैरेक्टर और उसके हार्ट की प्योरिटी में कंप्लीट फेथ है। आदमी स्टेट्स करता है कि उसने चरवाहे की काइंडनेस देखी जब उसने सिर्फ एक स्ट्रेंजर को सेव करने के लिए अपनी लाइफ लॉन्ग सीक्रेट रिस्क किया था। फ्यूचर पर रिफ्लेक्ट करते हुए बुजुर्ग सोचते हैं कि नौजवान जैसा कोई अच्छा व्यक्ति शायद टेरेबल नए वॉर्स को फिर से होने से प्रिवेंट भी कर सकता है। तब आदमी मूड को लाइटन करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि उसे सब इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुख्य पात्र ने अभी तक अपना डेस्टिनी डिसाइड नहीं किया है। हीरो तब हॉराइजन की ओर देखता है और स्टेट्स करता है कि उसके थॉट्स अब पहले से कहीं ज़्यादा क्लियर और डिसाइडेड है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ मुख्य पात्र रिवील करता है कि उसने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि वो हिल से नीचे आकर बाकी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा। अनुभवी उस ब्रेव चॉइस से हैप्पी है, लेकिन वॉर्न्स करता है कि उसके हेल्थ के कारण डिपार्चर अचानक नहीं होनी चाहिए। उसी पल चरवाहा कहता है कि वो तभी जाएगा जब उसके फ्रेंड की इंजरीज फुली हील हो जाएंगी, जो उसकी इमेंस काइंडनेस दर्शाता है। हाउस विंडो से बाहर देखते हुए आदमी कंक्लूड करता है कि नौजवान का ट्रूली हार्ट ऑफ गोल्ड है और एक ब्राइट फ्यूचर उसका वेट कर रहा है। अनुभवी अपना लेसन शुरू करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि मैजिक यूज करने के लिए माना की जरूरत है, जो ओमनीपोटेंस की है। चरवाहा इस पर रिफ्लेक्ट्स करता है, लेकिन जादूगर कहता है कि पावर उतनी एब्सोल्यूट नहीं है जैसा कि नाम सजेस्ट करता है। इसके साथ नौजवान पूछता है कि माना को मैजिक के साथ कंबाइन करने का स्टैंडर्ड क्या है, और आदमी एक्सप्लेन करने की तैयारी करता है। तलवारबाज 3 फिंगर्स ऊपर करता है और कहता है कि डिफिकल्टी लिनिएज, अफिनिटी और कॉजालिटी से डिफाइन होती है। वो लिनिएज एक्सप्लेन करने से शुरू करता है, जो फैमिली द्वारा डिटर्मिन्ड होता है और मोस्ट नोबल्स पर अप्लाई होता है। जादूगर अपनी इंजरी का एग्जाम्पल देता है और नौजवान कंफर्म करता है कि वो उसे मैजिक से हील नहीं कर सका, लेकिन वो रिवील करता है कि साउथ से राइस्ता लिनिएज बिना ट्रेनिंग के हील कर सकता है क्योंकि ये एक फैमिली पावर है। तब हीरो अफिनिटी के बारे में पूछता है और अनुभवी कहता है कि इसे फेमिलियरिटी के रूप में सोचा जा सकता है। नौजवान अंडरस्टैंड करता है और उसकी तुलना करता है कि उसने कैसे एक फायरबॉल बनाया जैसे वो एक स्टोन फेंक रहा हो। तलवारबाज अग्री करता है और कहता है कि सिर्फ फ्लेम्स क्रिएट करने से वही स्पीड या फायर पावर नहीं होगी। तब वो रिवील करता है कि लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजालिटी है, एक कॉन्सेप्ट जो वो भी नहीं अंडरस्टैंड करता। आदमी पूछता है कि क्या होगा अगर नौजवान ने सिर्फ माना के साथ उस पर डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश की। वो कंफर्म करता है कि रिजल्ट वीक होगा ड्यू टू कॉजालिटी की लैक, और मग पर डेमोन्स्ट्रेट करता है।
वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है और जादूगर एक्सप्लेन करता है कि ये तब होता है जब रिजल्ट के लिए कोई कॉज नहीं होता। डेमोन्स्ट्रेशन देखकर चरवाहा कहता है कि वो अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है। हीरो एक्सप्लेन करता है कि किसी को टेकआउट करने के लिए उसे एक कॉज क्रिएट करना होगा, जैसे एक फायरबॉल फेंकना। इसके साथ अनुभवी इंप्रेस होता है और जोक भी करता है कि नौजवान एक स्कॉलर बन सकता था, लेकिन नौजवान पूछता है कि उसे मैजिकल बीस्ट्स के साथ इसकी ज़रूरत क्यों है अगर वो नॉर्मल एनिमल्स कंट्रोल कर सकता है। तलवारबाज तब रिवील करता है कि उनके बीच बिग डिफरेंस वो माना है जो क्रीचर्स पोजेस करते हैं। मुख्य पात्र अंडरस्टैंड करता है कि एक गुड मेज सिर्फ माना यूज नहीं करता बल्कि उसके प्रिंसिपल्स को भी अंडरस्टैंड करता है। नौजवान पूछता है कि क्या जहर लिनिएज के पास भी कोई स्पेशल मैजिक है और आदमी कंफर्म करता है कि वो ट्रैकिंग में अच्छे हैं। इसके साथ अनुभवी उसे उस एबिलिटी को ट्राई करने के लिए चैलेंज करता है और चरवाहा ऑन द स्पॉट टेस्ट एक्सेप्ट करता है। तब वो अपनी आंखें बंद करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है, विश करते हुए कि ना उसकी साउंड और ना ही उसकी सेंट डिटेक्ट हो सके। उसी पल एक वाइट स्मोक उसके बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है जब वो अपनी सारी एनर्जी फोकस करता है। बुजुर्ग नाइट उसे क्यूरियसली वॉच करता है और वंडर करता है कि क्या नौजवान का स्पेल रियली वर्क कर गया। अचानक मुख्य पात्र चेयर से डिसअपियर हो जाता है, फ्लोर पर सिर्फ गोल्डन लाइट का एक ट्रेल छोड़कर। प्रभावित होकर तलवारबाज पुष्टि करता है कि ये काम कर गया, क्योंकि वो अब नौजवान को अपने सामने नहीं देख सकता। आदमी उस क्षमता की शक्ति देखकर तनाव में आ जाता है। वो पहले इससे बहुत डरता था। कमरा खाली लगता है क्योंकि लड़के ने वातावरण से अपनी उपस्थिति पूरी तरह से मिटा दी थी। एक तेज चमक के साथ मागे कमरे में दोबारा प्रकट होता है, ये दिखाते हुए कि स्पेल सफल रहा। वेटरन कहता है कि ये एक भयानक क्षमता है और अरेबियन के नाइट्स इससे बहुत डरते हैं, लेकिन वो चेतावनी देता है कि शक्तिशाली होने के बावजूद अदृश्यता अजेय नहीं है और उसकी कमजोरियां हैं। आदमी उससे कुछ ट्रेनिंग के तरीके सिखाने का फैसला करता है, लेकिन नौजवान पूछता है कि क्या एक दुश्मन की मदद करना खतरनाक नहीं है। नाइट उसे याद दिलाता है कि नौजवान ने उसकी जान बचाई और यहाँ तक कि उसके जख्मों का भी अपने सीने पर हाथ रखकर ख्याल रखा। बुजुर्ग आदमी जोर देता है कि वो प्रोटैगनिस्ट के चरित्र पर पूरी तरह से भरोसा करता है। सीन बदलता है और गांव का मुखिया हैरानी से चिल्लाता है क्योंकि चरवाहा भेड़ों को बेचकर जा रहा है। सफर के लिए तैयार हीरो मुखिया का सामना करता है, जो उसके बिना किसी को बताए जाने की शिकायत करता है। मागे मुस्कुराते हुए पूछता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में दूसरों की राय की परवाह क्यों करे। वो चेतावनी देता है कि अगर वो भेड़ों को सही दाम पर नहीं खरीदते तो वो उन सबको छोड़ देगा और चला जाएगा। इस पर वो आदमी जिसे पहले पीटा गया था गांव के मुखिया को बुलाता है, चरवाहे की धमकी से डरते हुए। गांव का मुखिया बड़बड़ करता है क्योंकि वो जानता है कि नौजवान ऐसा व्यक्ति है जो अपना वादा निभाता है। कोई और विकल्प ना होने पर वो नौजवान को सिक्कों का एक थैला देता है, सेल को पक्का करते हुए। बुजुर्ग उससे कहता है कि वो जो चाहे वो करे और दो यात्री आखिरकार गांव छोड़ देते हैं। फिर चरवाहे को याद आता है कि गांव को मागे को कॉम्पेंसेशन देना है और वो उसे जमा करने की पेशकश करता है, लेकिन वेटरन कहता है कि वो कुछ नहीं लेगा क्योंकि जादुई जानवर को नौजवान ने ही हराया था। मुस्कुराते हुए हीरो सहमत होता है और दोनों कच्ची सड़क पर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जंगल पहुंचकर तलवारबाज कहता है कि उन्हें अलग होना पड़ेगा। उस वक्त वो साथ यात्रा ना करने के लिए माफ़ी मांगता है और समझाता है कि वो अकेला ज़्यादा आरामदायक महसूस करता है। नौजवान कहता है कि वो समझता है और उसे मिली सभी मदद और सबकों के लिए उसका धन्यवाद करता है। मुस्कुराते हुए नाइट अलविदा कहता है और प्रोटैगनिस्ट से अपनी यात्रा में अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। नौजवान भी मुस्कुराता है और उम्मीद करता है कि वो भविष्य में किसी दिन दोबारा मिल पाएंगे। फिर नौजवान बहुत देर तक देखता है जब के की आकृति रास्ते पर गायब हो जाती है। हीरो को बाद में ही एहसास हुआ कि वो वेटरन को उससे औपचारिक रूप से बात करने के लिए क्यों नहीं चाहता था। पता चलता है कि उसने हमेशा एक पिता जैसा व्यक्ति चाहा था जिसे वो अपने जीवन में आदर्श मान सके। नाइट उस आदमी का आदर्श बन गया था जो प्रोटैगनिस्ट एक दिन बनना चाहता था। फिर सीन बदलता है और एक वीरानी रेगिस्तान की रेत में नौजवान के कदमों के निशान दिखाता है। उस जगह की पत्थर की चट्टान भरी भूमि से तेज हवा बहती है। अकेला हीरो अपनी हुड ऊपर किए हुए उस खतरनाक रेगिस्तान की विशालता में से चलता है। वो हवा और धूल से अपनी आंखों को बचाता है जैसे ही वो अपनी अकेली यात्रा जारी रखता है। अचानक नौजवान दूर कुछ देखता है और सोचता है कि क्या वो यात्री व्यापारी हैं। नौजवान रेगिस्तान में लोगों का एक ग्रुप देखता है और सोचता है कि क्या वो यात्री व्यापारी हैं। मदद मिलने के मौके से उत्तेजित होकर नौजवान ग्रुप के पास जाने का फैसला करता है। इसके साथ वो करीब आता है और सबसे करीबी शहर के लिए रास्ते पूछने का फैसला करता है, लेकिन ग्रुप का नेता पूछता है कि उनका रास्ता ऐसे रोकने वाला वो कौन है। आदमी उसे सूचित करता है कि सड़क का अनुकरण करके वो मरे नाम के शहर पहुंच जाएगा और हीरो समझ जाता है। नौजवान जानकारी के लिए उसका धन्यवाद करता है और रेगिस्तान में अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी करता है। अचानक एक आदमी उसे जाने से रोकता है और उसे वहां थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है। आदमी सवाल करता है कि क्या वो जो उसे चाहिए था वो मिलने के बाद बस चला जाएगा। वो फिर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम्हें बदले में कुछ देना भी होगा। इस पर पूरा ग्रुप अपनी तलवारें निकालता है और नौजवान से अपना थैला तुरंत उतारने के लिए कहता है।
हीरो को आखिरकार एहसास होता है कि वो एक जाल में फंस गया है और कि वो असल में डाकू है। चोरों का नेता फिर मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वहां कोई मर जाए तो किसी को अजीब नहीं लगेगा। वो उसे धमकाते हैं कि बिना लड़े सब कुछ सौंप दे, क्योंकि ये सबके लिए कम परेशानी होगी। प्रोटैगनिस्ट समझता है कि वो आम चोर नहीं है और जान लेने को तैयार है। उस पल वेटरन नाइट के साथ अपनी ट्रेनिंग की एक याद उसके दिमाग में चमक उठती है। वो कार्यकरण के बारे में शिक्षाओं को और शक्तिशाली हमले कैसे बनाए ये याद करता है। ये सबक रेगिस्तान में शुरू होने वाली लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी होंगे। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ नौजवान कहता है कि वो उन्हें अपने पहले ट्रेनिंग टारगेट्स के रूप में इस्तेमाल करेगा। एक डाकू नौजवान के रवैये से उलझन में है और समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। वो हंसने लगते हैं और उनमें से एक कहता है कि लड़का ऐसे बात कर रहा है जैसे वो एक मेघ हो। उसका हाथ चमकते हुए हीरो डाकुओं को अपनी शक्ति दिखाने की तैयारी करता है। वो फिर हवा का एक टोर्नेडो बनाता है जो सभी चोरों को बहुत ताकत से दूर फेंक देता है। नौजवान सोचता है कि हाथ से हवा को आकार देना उसे शुरू से बनाने की तुलना में बहुत कम माना इस्तेमाल करता है। डाकू जमीन पर गिर जाते हैं। डाकू हैरान है कि क्या हुआ और नौजवान अपनी खुद की शक्ति से हैरान है। वक्त बर्बाद किए बिना वो अपना पानी लेता है और दुश्मनों के खिलाफ एक नया स्पेल तैयार करता है। इसके साथ तरल रेगिस्तान की हवा में तैरती एक तेज बर्फ की भाला में बदल जाता है। प्रोटैगनिस्ट कई बर्फ के प्रक्षेप्य बनाता है और चोरों पर हमला करने की तैयारी करता है। एक डाकू मेज की शक्ति के प्रदर्शन से पूरी तरह से डर जाता है। इस पर बर्फ की भाले उड़ती हैं और एक दुश्मन के आर पार हो जाती हैं, जो जमीन पर गिर जाता है। हारा हुआ वो सोचता है कि स्पेल पानी के पास ज्यादा उपयोगी होना चाहिए और पत्थर फेंकना अभी भी ज्यादा शक्तिशाली है। चोरों का नेता घुटनों पर झुकता है और माफी मांगता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो एक मेज था। डेस्परेट बाकी बैंडिट्स ने अपनी जान बख्शने के लिए उस नौजवान को अपना सब कुछ ऑफर किया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने बस जमीन पर जोर से पैर पटका, ये दिखाते हुए कि वो कोई बहाना नहीं सुनेगा। उसने फिर अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर पत्थर के पिलर्स बनाए जो दुश्मनों की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बैंडिट चीफ को यकीन नहीं हुआ कि वो क्या देख रहा था। नतीजा बहुत बुरा था और सभी चोर उस नौजवान मेज की शक्ति से हार गए। हीरो लीडर के पास गया और उस आदमी ने बचने के लिए उसके हर सवाल का जवाब देने का वादा किया। उसने फिर पूछा कि उन्होंने बिना किसी प्लान के उस पर हमला क्यों किया, जबकि वो एक मेज हो सकता था। नौजवान कंफ्यूज हो गया, क्योंकि बैंडिट का जवाब था कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने झुककर नमस्ते किया था। लीडर ने समझाया कि क्योंकि नौजवान नरम दिल था, उन्होंने सोचा कि वो बस एक आम इंसान है। नौजवान ने शुक्रिया कहा क्योंकि उसने उस बैंडिट से एक बहुत यूजफुल सबक सीखा था। इस बात से लीडर में उम्मीद भर गई और उसने पूछा कि क्या नौजवान सच में उसकी जान बख्श देगा। लेकिन पानी एक बूंद उसके सर के ऊपर तैरती है और उसे प्रोटैगनिस्ट का नाम याद आता है। रात की एक याद शुरू होती है और वो कहता है कि शेफर्ड कई लोगों से मिलेगा। उस आदमी ने फिर उसे सलाह दी कि जो बैंडिट्स दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उन पर कभी दया न करे। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब उसे उस सख्त सलाह के पीछे का रीजन समझ आ गया है। उसने रियलाइज किया कि दया दिखाकर एक जान बख्शना 10 बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक सीरियस लुक के साथ हीरो ने कंक्लूड किया कि उसने काफी वक्त बर्बाद कर दिया है और अब उसे एक्ट करना होगा। रेट में काट के ट्रैक्स को फॉलो करते हुए नौजवान अपनी राह पर डेजर्ट से गुजरता रहा। जैसे ही वो चलता है, पहली बार उसके दिमाग में एक मजबूत और क्लियर थॉट आता है। वो अपने ट्रैक्स को घूरता है और रियलाइज करता है कि उसने अभी अभी दूसरों की जानें ली हैं। नौजवान को गिल्ट महसूस होता है, लेकिन वो उन्हें जाने नहीं दे सका, अपने मेंटर्स की वार्निंग की वजह से। वो जानता था कि जो लोग बिना किसी हिचकिचाहट के चोरी करते हैं, वो फ्यूचर में दूसरों पर फिर हमला करेंगे। सिखाए गए सबकों को याद करते हुए उसका कंफ्यूज दिल फाइनली शांत होता है और वो आगे बढ़ जाता है। एक लंबे सफर के बाद हीरो फाइनली एक नई दुनिया में पहुंचता है जो जिंदगी से भरी है। नौजवान सीनरी से इम्प्रेस है और उसे मुश्किल से यकीन होता है कि वो क्या देख रहा है। हॉराइजन पर उसे एक बड़ा शहर दिखता है जिसके सेंटर में एक विशाल कैसल है। साइन से पता चलता है कि वो मरी नाम के छोटे शहर में आ गया है, एक बसलिंग जगह। प्रोटैगनिस्ट इम्प्रेस है क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कभी नहीं देखा था। बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर भी उस गांव से बिल्कुल अलग है जहां वो बड़ा हुआ था। बसलिंग मार्केट से चलते हुए हीरो को फाइनली लगता है कि वो एक बड़े वाइब्रेंट सिटी में आ गया है। इसके साथ नौजवान एक फ्रूट स्टैंड के पास जाता है और वेंडर उसका बड़े एंथुजियाज्म से स्वागत करता है। लेकिन मर्चेंट पूछता है कि वो क्या खरीदना चाहेगा और शेफर्ड जवाब देता है कि वो अभी कस्टमर नहीं है। उस इंस्टेंट उसे वेटरन की सलाह याद आती है कि आते ही एक इन ढूंढे। लेकिन वेंडर का मूड बदल जाता है और वो नौजवान से कहता है कि अगर वो अभी कुछ नहीं खरीदने वाला तो चला जाए। हीरो इस रूडनेस से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या पूछने से पहले खरीदने का कोई सीक्रेट रूल है। तो प्रोटैगनिस्ट कुछ एप्पल्स की तरफ इशारा करता है और उन लाल फ्रूट्स का प्राइस पूछता है। आदमी जवाब देता है कि प्राइस बहुत ड्यूपिट है और उस नौजवान फॉरेनर को बड़े क्यूरियोसिटी से देखता है।
इसके साथ नौजवान अपने कॉइन्स गिनना शुरू करता है और वेंडर कहता है कि वो दूसरे तरह के पेमेंट भी एक्सेप्ट करता है। परचेस करने के बाद हीरो इनकी लोकेशन पूछता है और पाथ फॉलो करने के डायरेक्शंस मिलते हैं। टिप्स फॉलो करते हुए वो एरिया के सबसे बड़े एस्टैब्लिशमेंट के सामने पहुंचता है, जो एक बार और डॉर्मेटरी दोनों का काम करता है। जैसे ही वो उस जगह में एंटर करता है, लेना नाम की एक नौजवान एम्प्लॉय उसका बहुत फ्रेंडली स्माइल से स्वागत करती है। लड़की नौजवान के अपीयरेंस की तारीफ करती है। जब नया कस्टमर वहां रात बिताने का प्राइस पूछता है तो वो जवाब देती है कि डेली रेट 16 डुपीट है और हीरो बिना दूसरी सोच के रुकने के लिए अग्री हो जाता है। ट्रैवलर पैसे का बैग देता है लेकिन कहता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो पूछना चाहेगा। अटेंडेंट पेमेंट पकड़ती है और बहुत इंटरेस्टेड लगती है कि नौजवान अब उससे क्या जानना चाहता है। शेपर्ड फिर पूछता है कि क्या आसपास कोई ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनके सर पर कैश रिवॉर्ड है। वो सोचता है कि उसे माना एब्जॉर्ब करने और ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए इन क्रीचर्स का हंट करना होगा। इसके साथ लड़की गोल्ड को देखते हुए चुप हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रही है। फिर लेना कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है और सिटी हॉल का जिक्र करती है, जिससे नौजवान कंफ्यूज हो जाता है। अटेंडेंट सरप्राइज होती है और उसे कंट्री बम्किन बुलाती है सिटी हॉल क्या है ये ना जानने पर। वो समझाती है कि वहां पब्लिक मैटर्स हैंडल किए जाते हैं और एम्प्लॉइज लोकल लॉर्ड के लिए काम करते हैं। इसके साथ लड़की उसे इन्फॉर्म करती है कि वो जगह शायद ऑलरेडी बंद हो चुकी होगी और उसे कल सुबह जल्दी वहां जाना चाहिए। लेना फिर पूछती है कि क्या वो भी एक मॉन्स्टर हंटर है, लेकिन नौजवान इस टर्म को नहीं समझता है। वो लेजेंड बताती है कि नॉर्मल लोग हंटिंग करके मेजर्स बन जाते हैं और पूछती है कि क्या उसका गोल यही है। हीरो अपना हाथ छूता है और सवाल करता है कि क्या ये लोकल लोगों की बस एक सिली सुपरस्टिशन है। अचानक एक स्ट्रॉन्ग आदमी इंटरप्ट करता है और कहता है कि ये एक फैक्ट है और उसने इसे अपनी आंखों से देखा है। एम्प्लॉय मिडन नाम के आदमी को देखकर शॉक हो जाती है और वो चिल्लाता है कि जब तक वो मेघ नहीं बन जाता वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर मॉन्स्टर हंटर नौजवान के सर पर पैट करता है और इंट्रूजन के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इंटरेस्टेड है और उस आदमी से हंटिंग करके मेघ बनने की स्टोरी के बारे में और बताने को कहता है। लड़की एक्सप्लेन करती है कि अगर मेजर्स हंटिंग करके स्ट्रांग होते हैं तो नॉर्मल लोग भी उसी तरह मेजर्स बनेंगे। इस पर मडन रिवील करता है कि वो और उसका ग्रुप मॉन्स्टर्स का हंट इसलिए कर रहे हैं ताकि पावरफुल मेजर्स बन सके। नौजवान पूछता है कि क्या ग्रुप में से कोई अभी तक मेघ बना है और वो जवाब देता है कि शहर में उनमें से बस 4 ही हैं। आदमी फिर नौजवान के कपड़े देखता है और पूछता है कि क्या उसके पास सच में शिकार के लिए कोई हथियार है। उसके बाद हीरो अपनी गोफन दिखाता है और शिकारी देखता है कि ये लड़ाइयों में बहुत इस्तेमाल हुई है। वेटरन हथियार का विश्लेषण करता है और कहता है कि इससे कोई खरगोश और लोमड़ी जैसे छोटे मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकता है। फिर वो बताता है कि उसके ग्रुप को एक और मार्क्समैन की जरूरत थी और उसे उनके साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करता है। प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर हंटर के अचानक इनविटेशन पर बस एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान देता है, लेकिन वो ऑफर मना कर देता है और बाद में अपने कमरे में थोड़ा आराम करने के लिए लेटा हुआ दिखता है। छत की तरफ देखते हुए नौजवान सोचता है कि वो दिन कितनी अचानक घटनाओं से भरा था। नौजवान अपने बैकपैक को देखता है और अभी भी विश्वास नहीं कर पाता कि उसने सच में अपना गांव पीछे छोड़ दिया है। वो सोचता है कि अब आगे क्या होगा और उसके हाथ से नीली माना चमकती है। अचानक नौजवान को इनमें अपने कमरे के दरवाजे पर 2 नॉक सुनाई देते हैं। बेड पर बैठकर वो अलर्ट हो जाता है और जोर से पूछता है कि दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा है। उस पल वेटरन की एक याद आती है, उसे बताते हुए कि अपना गार्ड नीचे ना करें, इनमें भी नहीं। सोर्ट्समैन ने उसे वॉर्न किया था कि एक सिटी हर किसी के लिए ऑटोमेटिकली सेफ जगह नहीं होती। इसके साथ हीरो को वो सबक याद आता है कि अपना गार्ड कभी नीचे ना करे और उसे मैसेज बिल्कुल साफ मिल गया था। वर्तमान में वापस आकर नौजवान अपनी माना तैयार करता है और दरवाजे के पास जाता है उसे ध्यान से खोलने के लिए। फिर वो दरवाजे में एक छोटा सा क्रैक खोलता है ताकि बिना दिखे दूसरी तरफ कौन है देख सके। उसकी आंखों में पूरी कॉन्सेंट्रेशन और कॉशन दिखती है जब वो विजिटर की आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। उसकी हैरानी के लिए वो बस लेना है अटेंडेंट, जो मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वो पहले ही सो रहा था। हीरो कंफ्यूज हो जाता है और वो कहती है कि वो उसे गर्म करने आई है क्योंकि उसे लगा रूम ठंडा है। नौजवान पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है और लड़की उसे एक सजेस्टिव नजर से देखती है। वो कहती है कि ये बिल्कुल वही है जैसा सुनाई देता है और एक शर्मीले एक्सप्रेशन के साथ दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। इसके साथ नौजवान औरत थोड़े पैसों के लिए अपनी कंपनी ऑफर करती है, लेकिन वो पूछता है कि अगर वो नहीं चाहता तो क्या होगा। लड़की फिर करीब आती है और कहती है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसका चेहरा सब कुछ बता देता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक ऐसे मंक का चेहरा बनाता है जिसे एनलाइटमेंट मिल गई हो। अटेंडेंट नौजवान के अचानक रवैये से पूरी तरह शॉक्ड और स्पीचलेस रह जाती है। बड़े मेघ की एक और याद आती है जहां वो डेस्परेशन में चिल्लाता है कि ऐसा मत करो। सॉर्ट्समैन ने उसे वॉर्न किया था कि सावधान रहे क्योंकि इस टाइप की कई लड़कियां बीमारियां कैरी कर सकती हैं। अतीत में वापस आकर नौजवान को अपने मेंटर की चेतावनी याद आती है कि इच्छा से बहक ना जाए। इसके साथ लड़की गुस्से में चली जाती है और हीरो सोचता है कि सिटी में जिंदगी भी आसान नहीं है। लेते हुए वो सोचता है कि पहले फ्रूट शॉप और अब लीना। सिटीज काफी ठंडी है। इसी बीच एक मॉन्स्टर हंटर अपने बॉस के पास एक सवाल पूछने जाता है।
वो पूछता है कि लीडर न्यूकमर को साथ क्यों लाना चाहता था जबकि वो ज्यादा मददगार नहीं लग रहा था। मेडन जवाब देता है कि नौजवान का घमंडी रवैया उसे परफेक्ट मॉन्स्टर बेट बनाएगा, लेकिन सच में वो लड़का उसे अपनी जवानी की याद दिलाता था और वो उसके हथियार के बारे में चिंतित था। हंटर ने सोचा कि अगर रुकी उसके करीब रहेगा तो वो थोड़ा और जिंदा रह पाएगा। प्रोटैगनिस्ट फिर अपने बेड पर हल्की सी मुस्कान देता है जब वो दीवार के जरिए बात सुनता है। वो समझता है कि शायद सिटी उतनी ठंडी और हार्टलेस जगह नहीं है जैसा उसने सोचा था। अगले दिन नौजवान अपनी यात्रा शुरू करने के लिए बड़े सिटी हॉल जाता है। अंदर एक एम्प्लॉय उसे पोलाइटली ग्रीट करता है और पूछता है कि वो आज उसकी कैसे मदद कर सकता है। हीरो पूछता है कि क्या वो एक ऑफिशियल है और आदमी सवाल करता है कि वो और कैसा दिखेगा। फिर नौजवान सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर्स का शिकार करने आया है, ऑफिशियल को हैरान छोड़ते हुए। उस पल शेपर्ड को वेटरन याद आता है जो कहता है कि दुनिया उसके लिए मेहरबान नहीं होगी। मेज ने एक्सप्लेन किया था कि दुनिया के अच्छे होने का कोई रीज़न नहीं है और अच्छा ट्रीट होने का मेथड सिंपल है। उसके मेंटर ने उसे एडवाइस दी थी कि वो बताए कि वो एक मेज है और इस तरह आम लोग उसका सम्मान करेंगे। वर्तमान में वापस आकर एम्प्लॉय नौजवान को मॉन्स्टर हंट रिक्वेस्ट वाला एक पेपर देता है। वो वॉर्न करता है कि नौजवान पोस्टर नहीं ले सकता, इसलिए उसे देखे और फिर वापस कर दे। ड्राइंग देखकर हीरो पूछता है कि क्या ये एक क्रो है और आदमी उसे टीज करता है, पूछता है कि क्या ये बिल्ली जैसा दिखता है। एम्प्लॉय उसे वॉर्न करता है कि मॉन्स्टर का बॉडी लाए क्योंकि अगर माना डिस्पर्स नहीं होती तो वो एक फैंटम बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो पहले ही जानता है और एक मैजिकल बीस्ट का बॉडी छोड़ने पर डेथ पेनल्टी लगती है। इसके साथ उसे याद आता है कि पहले क्या हुआ था और कहता है कि वो वही गलती नहीं दोहराना। फिर नौजवान पूछता है कि क्या नाइट शिकार नहीं करते और आदमी कहता है कि उनके पास टाइम नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि नाइट का काम सिटी में ऑर्डर मेंटेन करना है, ना कि उसके बाहर शिकार करना। डिस्डेन के साथ ऑफिशियल कहता है कि ये काम नौजवान जैसे आउटलॉज के लिए है, जो फिर चला जाता है। नौजवान को जाते हुए देखकर आदमी सोचता है कि बाहर एक और बॉडी जमा हो जाएगी। उस पल क्रो मॉन्स्टर की आंख एक इंटेंस और सिनिस्टर लाइट के साथ खुलती है, लेकिन क्रीचर पहले ही हॉल के फ्लोर पर उसकी छाती में एक बड़े जख्म के साथ हरा हुआ दिखता है। एम्प्लॉयज नीचे देखते हैं, पूरी तरह शॉक्ड और विश्वास नहीं कर पा रहे कि क्या हुआ। हर कोई इम्प्रेस्ड है क्योंकि हीरो मॉन्स्टर के बॉडी के साथ बहुत जल्दी वापस आ गया। नौजवान फिर कंफर्म करता है कि उसने क्रीचर को अकेले ही हरा दिया। वो पूछता है कि वो रिवॉर्ड कैसे रिसीव कर सकता है और ऑफिशियल हकलाते हुए कहता है कि वो पे करेंगे। इसके साथ आदमी कॉइन्स का एक बैग देता है और नौजवान को थोड़ा आराम करने जाने के लिए कहता है। इसी बीच दूसरे बॉडी का विश्लेषण करते हैं और इम्प्रेस्ड है कि विंग्स इंटैक्ट हैं। एक ऑफिशियल फिर देखता है कि प्रोटैगनिस्ट अभी तक गया नहीं है और अभी भी वही खड़ा है। रिसेप्शन पर आदमी पूछता है कि वो अभी तक हॉल में क्यों है और इनमें क्यों नहीं गया। हीरो फिर पूछता है कि क्या इस इलाके में शिकार करने लायक और कोई मॉन्स्टर है। सवाल से हैरान होकर एम्प्लॉय को यकीन नहीं होता कि वो नौजवान अभी भी और शिकार कर सकता है। फिर सीन कट होता है और टेबल पर इनके मेन्यू से सबसे महंगे पकवान दिखाता है। लीना एक दावत सर्व करती है और कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस जैसा कोई 3 दिन में 30 मॉन्स्टर को हरा देगा। वो कहती है कि उसने बहुत सारा पैसा कमाया होगा और नौजवान हीरो खुशी खुशी खाना एंजॉय करता है। लेकिन नौजवान गंभीरता से जवाब देता है कि इस सफर में पैसा उसका एकमात्र लक्ष्य नहीं है। वो बताता है कि उसका लक्ष्य मॉन्स्टर का माना है और इसकी वजह से वो काफी मजबूत हो गया है। प्रोटैगनिस्ट देखता है कि जब से वो वेटरन सोर्ड्समैन से मिला है उसका माना कई गुना बढ़ गया है, लेकिन उसे एक सीमा महसूस होती है और वो सोचता है कि सिर्फ कमजोर क्रीचर्स के माना से इवॉल्व करना मुश्किल होगा। इन अटेंडेंट को उस बात से उलझन होती है जो नौजवान ने अभी उसे कही थी। इसके साथ ही ओनर और लड़की खाली टेबल को देखते हैं और हैरान होते हैं कि उसने सब कुछ अकेले खा लिया। आदमी कहता है कि पतला होने के बावजूद नौजवान बहुत खाता है और लीना खुश है कि उसने खाने का मजा लिया। हीरो उनका शुक्रिया करता है और कहता है कि वो स्वादिष्ट था, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला होता है कोई उसे रोकता है। एक मजबूत आदमी प्रोटैगनिस्ट के कपड़े पीछे से पकड़ता है उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। इसके साथ ही बुलीज का एक ग्रुप उससे सामना करता है और पूछता है कि क्या वो अकेले ही कुछ टेस्टी खा रहा है। उनमें से एक उसे बीन पोल बुलाता है और कहता है कि उसने सुना है कि नौजवान बहुत पैसा बना रहा है। फिर वो गुंडा सुझाव देता है कि वो अपने साथी को थोड़ी चैरिटी दे और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट आसानी से वार को रोक देता है, जिससे हमला करने वाला पूरी तरह हैरान रह जाता है। एक शांत चेहरे के साथ हीरो व्यंग्यात्मक तरीके से पूछता है कि क्या उस आदमी को थोड़ी चैरिटी नहीं चाहिए थी। बुली गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि अकड़ मत दिखाओ, जबकि वो पूरी ताकत से पंच तैयार करता है। नौजवान डॉज करता है और एक ताकतवर वार करता है जो दुश्मन को जोरदार ताकत से उड़ा देता है। वक्त बर्बाद किए बिना दूसरा गून एक लकड़ी की बेंच पकड़ता है और हीरो पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन नौजवान एक हाथ से हमले को रोकता है और बेंच को तुरंत टुकड़ों में तोड़ देता है। एक मजबूत पकड़ के साथ प्रोटैगनिस्ट दूसरे हमला करने वाले का गाल बहुत आसानी से मोड़ देता है और हाथ में चमक के साथ नौजवान मेग उस गून को खत्म कर देता है जो हार कर जमीन पर गिर जाता है।
लीना अटेंडेंट एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ आती है, उन्हें शोर बंद करने को कहते हुए। फिर वो पूरी ताकत से चिल्लाती है कि वो इनके अंदर लड़ नहीं सकते। बाद में पुलिस का ग्रुप झुककर लड़ाई के लिए सच्ची माफी मांगते हुए दिखाया जाता है। हीरो के कमरे में वापस मैडन बताता है कि उसने उन दोनों को समझाया है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो बताता है कि हाल ही में उनके पास पैसों की कमी थी और नौजवान को देखकर उन्हें जलन हुई। इसके साथ ही दोनों गूंज हिचकिचाते हुए तकलीफ देने के लिए माफी मांगते हैं। नौजवान फिर पूछता है कि क्या हालात मुश्किल है और हंटर कहता है कि वो सीमित है। मैडन मुट्ठी भींचता है और कहता है कि करीब 3 दिन में वो कमरे का बिल चुका पाएगा, लेकिन ये उसकी प्रॉब्लम है। फिर प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराते हुए मॉन्स्टर हंटर को सिक्कों का एक बैग देता है। आदमी हैरान होता है और हीरो बताता है कि ये उसकी दया के लिए पेमेंट है, उसे इनवाइट करने की। मैडन पूछता है कि उसे कैसे पता चला और नौजवान कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। वो फिर बदले में इन्फॉर्मेशन मांगता है और हंटर खुश होकर कहता है कि ये उसकी स्पेशलिटी है। सीन कट होता है जिसमें मुराई शहर का एक जनरल व्यू उसकी अलग अलग इमारतों के साथ दिखाया जाता है। हीरो एक चट्टान पर तैयारी करता है, ये सोचते हुए कि शायद ये शहर में उसकी आखिरी हंट हो। वो सोचता है कि माइडन ने उसे अगले शहर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है और अब वहां जाने का वक्त हो गया है। नौजवान को याद आता है कि इन्फॉर्मेशन यूजफुल थी और मदन सच में एक अच्छा इंसान है। वो उसकी तुलना कौन से करता है और निष्कर्ष निकालता है कि कम एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद मदन ज्यादा शुद्ध और दयालु है। अचानक प्रोटैगनिस्ट की आंखें किसी चीज को देखकर हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अपनी तेज सूंघने की शक्ति से प्रोटैगनिस्ट हवा में एक जानी पहचानी और बहुत चिंताजनक गंध पहचानता है। अपने अनुमान गलत होने की उम्मीद करते हुए वो तेजी गति से जंगल में दौड़ता है। उस पल नौजवान को एक पेड़ पर बड़े पंजे के निशान मिलते हैं जो एक लड़ाई का संकेत देते हैं। एक गंभीर भाव के साथ हीरो जंगल में तबाही के निशान का पीछा करता रहता है। अचानक उसे एक भयानक दृश्य दिखता है जब उसे कोई गंभीर रूप से घायल मिलता है। नौजवान उस आदमी को पहचानता है और उसे याद आता है कि वो मदन के हंटर्स के ग्रुप का हिस्सा है। एक ठंडी नज़र के साथ मेग सिचुएशन एनालाइज करता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वहां क्या हुआ था। घायल हंटर की आंख बेजान है जो दिखाती है कि वो अपनी चोटों से बच नहीं पाया। उसके बगल में कुछ सिक्के चमकदार लाल दाग वाली जमीन पर बिखरे पड़े हैं। झुकते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि मदन और उसके ग्रुप के साथ आखिर क्या हुआ। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो टीम का एक और मेंबर एक पेड़ के पीछे अभी भी जिंदा पाता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ वो रैबिट शब्द कहने में कामयाब होता है, जिससे नौजवान उलझन में पड़ जाता है। खूनी मुंह वाले एक रैबिट की एक डरावनी तस्वीर अचानक सीन में दिखाई देती है। चारों तरफ देखते हुए उसे कई लाशें दिखती हैं और वो समझ जाता है कि वो सब एक मॉन्स्टर का शिकार थे। फिर एक क्रीचर जो लाल आंखों और सींगों वाले एक विशाल रैबिट जैसा दिखता है दिखाई देता है। प्रोटैगनिस्ट तेजी से पलटता है, किलर बीस्ट का सामना करने की तैयारी करते हुए। बिना किसी चेतावनी के मॉन्स्टर तेज गति से नौजवान मेघ की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। नौजवान क्रीचर की स्पीड से हैरान होता है और हमले पर मुश्किल से रिएक्ट कर पाता है। हीरो ठीक वक्त पर डॉज करने में कामयाब होता है और रैबिट एक पल के लिए रुकता है, उसे नफरत से घूरता हुआ। इसके साथ ही वो अपना माना कॉन्सेंट्रेट करता है और अगले हमले से बचने के लिए एक एयर बैरियर बनाता है। अपनी उंगलियों की तेज हरकत से प्रोटैगनिस्ट एक एयर अटैक लॉन्च करने की तैयारी करता है। फिर वो मॉन्स्ट्रस क्रीचर की तरफ हवा की एक ताकतवर ब्लेड फायर करता है। हमला रैबिट को लगता है, लेकिन वो खुद को एक अनोखे तरीके से डिफेंड करने में कामयाब होता है। जीव अपनी पूंछ चाबुक की तरह इस्तेमाल करता है और हवा की रुकावट को टुकड़ों में तोड़ देता है। नायक तब एहसास करता है कि राक्षस फेंकने वाले हथियारों से बचाव करने का आदी है। एक भारी कदम के साथ खरगोश फिर से हमला करता है, युवा मगे को कुचलने की कोशिश करने के लिए। जानवर हवा में ऊंचा उछलता है और अपनी पूरी ताकत से नायक की तरफ आखिरी हमले के लिए झपटता है। अपनी आंख तेजी से चमकते हुए जीव नीचे अपने निशाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन युवा लड़का समय पर बचने में कामयाब हो जाता है और राक्षस अपने हमले से सिर्फ जमीन पर टकराता है। समय बर्बाद किए बिना जीव अपनी पीछा जारी रखने के लिए तेज गति से दौड़ता है। नायक करीब आता है और विशाल खरगोश के चेहरे पर एक सीधा मना प्रहार करता है। टक्कर के साथ जीव दर्द से चिल्लाता है और नायक पीछे हटने का मौका पकड़ लेता है। फिर वो कुछ दूरी बनाने और अपनी अगली चल के बारे में सोचने के लिए पीछे कूदता है। उस पल राक्षस अपने पूरे शरीर पर सुनहरी ऊर्जा से चमकने लगता है। फिर जीव फिर से हमला करता है, लेकिन अब और भी जबरदस्त गति के साथ। एक तेज हरकत के साथ खरगोश अपनी गति का इस्तेमाल करके अपनी कई आफ्टर इमेजेस बनाता है। वो टेढ़े मेढ़े तरीके से चलता रहता है ताकि युवा लड़के को भ्रमित कर सके और उसके लिए निशाना लगाना मुश्किल बना सके। लड़ाई इतना बड़ा धूल का बदल उठाती है कि आप मुश्किल से देख सकते हैं क्या हो रहा है। धुएं के अंदर राक्षस गुस्से से चिल्लाता है जब वो अपने आसपास के कई पेड़ों को नष्ट करता है। दृश्य दिखाता है कि जीव घायल है और उसके पंजे और पीठ से थोड़ा खून बह रहा है।
एक खूनी मुंह के साथ विशाल खरगोश आखिरकार जमीन पर गिरता है, युवा लड़के से हरा हुआ। लड़ाई खत्म होने पर नायक खुली जगह में मजबूती से खड़ा है, अगले कदम के लिए तैयारी करता हुआ। फिर वो जीव के शरीर के करीब आता है ताकि आखिरकार उसकी पूरी मना को एब्जॉर्ब कर सके। समय बर्बाद किए बिना नायक शक्ति अवशोषण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इसके साथ हरी ऊर्जा की बड़ी मात्रा युवा लड़के में बहना शुरू हो जाती है। वो एहसास करता है कि अवशोषित मना पहले के लियोपर्ड राक्षस से कहीं ज्यादा है। इसके साथ युवा लड़का मुश्किल से विश्वास कर सकता है कि उसे शक्ति की कितनी अनोखी मात्रा मिल रही है। उस पल बचा हुआ शिकारी उसे एक मगे कहता है, जिससे युवा लड़का हैरान रह जाता है। नायक पुष्टि करता है और आदमी पूछता है कि उसने अपनी असली पहचान क्यों छुपाई थी। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ शिकारी बताता है कि उनमें से किसी के पास भी अपनी चीजें छोड़ने के लिए परिवार नहीं था। फिर वो अपने बॉस मदन और वो सपना याद करता है जो उन सभी ने साथ में देखा था। एक याद शुरू होती है और मदन ओरम नाम के एक शहर के बारे में बात करता है जिसमें एक लाइब्रेरी है। वो मुस्कुराते हुए बताता है कि उस जगह पर सबके पढ़ने के लिए हजारों किताबें हैं। मदी ने तब ध्यान देता है कि युवा लड़के ने आखिरकार किसी चीज में रुचि दिखाई है जो उसने कही थी। युवा लड़का पूछता है कि अंदर कैसे जाएं, लेकिन शिकारी कहता है कि हर कोई वहां नहीं जा सकता। फिर वो बताता है कि लाइब्रेरी में सिर्फ मेजस को अनुमति है, जिससे नायक गहरे विचारों में खो जाता है। वर्तमान में वापस शिकारी पूछता है कि उसके आइव डिसाइडेड का क्या मतलब है। नायक कहता है कि वो वॉरम के उस महान शहर जा रहा है जिसके बारे में मदन ने इतनी बात की थी। कब्रों की तरफ देखते हुए वो अपने शिकारी दोस्त को उदास नजर से विदा करता है। आखिर में वो मुड़ता है और चला जाता है, मदन के खुश रहने की कामना करते हुए जहां भी वो है। एक लंबी यात्रा के बाद युवा लड़का आखिरकार जीवन और लोगों से भरे एक शहर में पहुंचता है। इसके साथ वो मुराई के छोटे शहर से प्रभावित होने के लिए शर्मिंदा भी महसूस करता है। निशानी बताती है कि वो ओरम के महान शहर में पहुंच गया है, एक विशाल और हलचल भरी जगह। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होंगे और गेट पर लंबी कतार में शामिल हो जाता है। प्रवेश द्वार पर गार्ड्स को देखकर नायक सोचता है कि क्या वो अपराधियों को ढूंढ रहे हैं। एक बड़े शहर से उम्मीद के मुताबिक इसमें कहीं ज्यादा स्थापित और सुरक्षित प्रणाली है, लेकिन अचानक एक गार्ड उसे रुकने के लिए चिल्लाता है और युवा लड़का इस आदेश से भ्रमित हो जाता है। एक घृणित चेहरे के साथ आदमी युवा लड़के की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसकी एंट्री अनुमति नहीं है। गार्ड शिकायत करता है कि उसने ऐसे गंदे कपड़े कभी नहीं देखे और उसे अंदर आने से पहले साफ होकर आने को कहता है। एक बार शहर के अंदर वो आखिरकार महान लाइब्रेरी को देखता है, एक विशाल और प्रभावशाली टावर। बिल्डिंग की ऊपर की तरफ देखते हुए वो याद करता है कि ये वही जगह थी जिसके बारे में मदन ने इतनी बात की थी। नायक इस संरचना से प्रभावित होता है और सोचता है कि क्या ये जादू से बनी थी। इसके साथ वो दरवाजे के करीब आता है और प्रवेश द्वार की निगरानी कर रहे 2 गार्ड्स का ध्यान खींचता है। युवा लड़का कहता है कि वो अंदर जाना चाहता है, लेकिन उनमें से एक आदमी चेतावनी देता है कि लाइब्रेरी सिर्फ मेजेस के लिए है। बिना किसी झिझक के नायक बताता है कि वो एक मेज है और गार्ड उसे पूरी तरह हैरान होकर घूरता है। आदमी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या वो उसके सामने मेज होने का नाटक करने के लिए बाहर निकलवाना चाहता है। वो कहता है कि युवा लड़के जैसा कोई मेघ हो सकता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है, और उसे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन नायक का हाथ लाल मना से चमक उठता है और गार्ड दंग रह जाता है। वेटरन की एक याद आती है और वो कहता है कि मेघ्स एक दूसरे को आसानी से पहचान सकते हैं। वो बताता है कि मना को महसूस करके वो ये भी जान जाते हैं कि दूसरा मेघ उनसे ज्यादा मजबूत है। नायक की आंख एक तीव्र और बहुत डरावनी लाल मना से चमकती है। इसके साथ गार्ड युवा लड़के की ऊर्जा के जबरदस्त दबाव से पीछे फेंक दिया जाता है और जमीन पर गिरता है। आदमी कहता है कि वो ठीक है जब उसका साथी उसे जल्दी से उठाता है। फिर वो एहसास करता है कि युवा लड़का एक आम मेघ नहीं है, बल्कि नोबल क्लास या उससे ऊंचे दर्जे का कोई है। इसके साथ वो अपना परिचय बाल्टा के घर का एक नाइट के रूप में देता है और पूछता है कि युवा लड़का किस परिवार से है। नायक तब सवाल करता है कि क्या उसे अंदर जाने के लिए बताने की जरूरत है, और गार्ड जवाब देता है कि यह जरूरी नहीं है, लेकिन चेतावनी देता है कि लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने के लिए वाल्टस के मालिक से अनुमति की जरूरत होती है। नाइट कहता है कि वो नोबल हाउस से संपर्क करेगा और युवा लड़का आखिरकार एक आलीशान स्नान में आह भरता है। युवा लड़का तब सोचता है कि उसने सोचा था कि अंदर जाने की प्रक्रिया इससे कहीं ज्यादा आसान होगी। उस पल एक मेड दिखाई देती है, अपने चेहरे पर एक बहुत शर्मीला भाव के साथ युवा लड़के को देखती हुई। फिर नौकरानियां उस नौजवान की सेवा करना शुरू करती हैं, जिसे ये स्थिति बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो सोचता है कि नहाने में 3 नौजवान लड़कियों के उसकी मदद करने से बातें यहां तक कैसे पहुंच गईं। अजीब तरीके से नायक उन्हें रुकने को कहता है और नौकरानियां हाँ में जवाब देती हैं। उसी वक्त उनमें से एक समझाती है कि अगर वो एक खास मेहमान की सेवा करने में चूक जाती हैं तो उन्हें सजा मिलेगी। वो उन्हें कहता है कि वो वही करें जो उन्हें पसंद है, और लड़कियां काफी राहत महसूस करते हुए उसका शुक्रिया करती हैं। नहाने के बाद एक नौकरानी नौजवान की खूबसूरती से पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। फिर वो
अपने हाथ से अपना मुंह ढक लेती है, ये एहसास करते हुए कि उसने ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी थी। अब नए कपड़ों में नायक पूछता है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ है कि वो ऐसे प्रतिक्रिया दे रही है। लड़की माफी मांगती है और कहती है कि वो शरीफ मेहमान की खूबसूरती की वजह से एक पल के लिए खो गई थी। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि माफ करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन उनसे कहता है कि इतनी अनौपचारिक तरीके से बात न करें। नायक आईने में खुद को देखकर प्रभावित होता है और शायद ही विश्वास कर पाता है कि वो क्या देख रहा है। उसी पल लाल बालों वाली एक नौजवान औरत कमरे में दाखिल होती है और उसे बहुत जिज्ञासा से घूरती है। लड़की फिर उसे छेड़ती है, पूछती है कि क्या वो वही मेहमान है जो भिखारी जैसा दिखते हुए आया था। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि नहाने और नए कपड़ों के बाद वो अब एक राजकुमार जैसा लगता है। नौजवान अपना परिचय तुरौन के रूप में देता है और लड़की अपना नाम अज़ैला, घर की शरीफ महिला बताती है। फिर वो पूछती है कि वो किस परिवार से संबंध रखता है, लेकिन नौजवान कहता है कि वो ये बता नहीं सकता। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ शरीफ महिला कहती है कि ये शर्म की बात है कि वो उसे अपनी उत्पत्ति नहीं बताएगा। इस पर वो सोचती है कि क्योंकि वो छिपा रहा है कि वो कौन है, तो शायद ये एक छोटे से गेम का समय है। अचानक नारंगी माना का एक बड़ा धमाका पूरे हॉल को घेर लेता है, नौजवान को हैरान करते हुए। एक चुनौतीपूर्ण नजरों के साथ लाल बालों वाली लड़की उसे अपनी पावर दिखाने के लिए चिल्लाती है। वो नौजवान की माना देखने की मांग करती है, जो शरीफ महिला की एनर्जी के बेहद दबाव से चकित हो जाता है।